हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विंग्स एजुकेशन। आपकी डिमांड पे हमने गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को स्टार्ट किया था। अभी तक हम क्या क्या कवर कर चुके हैं। सबसे पहले हमने स्टार्ट किया फर्स्ट यूनिट, जो कि था हिस्टोरिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस। इसमें हमने फॉर्मेशन ऑफ नेशनल कॉन्फ्रेंस को पढ़ा, एडॉप्शन ऑफ न्यू कश्मीर मैनिफेस्टो 1944 में अडॉप्ट किया था, पता है आपको। इसके बाद प्रजा परिषद मूवमेंट को हमने पढ़ा, एक्सेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर टू इंडिया, टर्म्स, कंडीशंस और कंट्रोवर्सीज को डिटेल में कवर किया। उसके बाद आर्टिकल 370, 35A और स्पेशल स्टेटस फॉर जम्मू एंड कश्मीर को हमने कवर किया। इसके बाद हमने एब्रोगेशन ऑफ 370 एंड इट्स इम्प्लीकेशन को कवर किया। उसके बाद हमने जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को डिटेल में कवर किया और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारा सबसे बेस्ट वाला लेक्चर है यूट्यूब पे। इतना डिटेल में किसी ने भी नहीं कवर करवाया। आपसे रिक्वेस्ट है कि ये लेक्चर ज़रूर देखें। ये जम्मू एंड कश्मीर के जितने भी एग्ज़ाम हैं उन सब में ये पूछा जाता है। तो जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, उसके इंटरनल और एक्सटर्नल डायनेमिक्स और डोमिसैलिटी को हमने कवर किया। फिर हमने सेकंड यूनिट स्टार्ट किया, जो कि था पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, जिसमें हमने सेंटर स्टेट रिलेशन स्टार्ट किए। उसमें हमने दिल्ली एग्रीमेंट किया 1952 का, जो शेख अब्दुल्ला और नेहरू के बीच में हुआ था। उसके बाद हमने इंदिरा शेख अकॉर्ड किया 1974 का, जिसमें हमने देखा कि 22 सालों के बाद कैसे वापस एंट्री होती है शेख अब्दुल्ला की मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में। फिर हमने राजीव गांधी अकॉर्ड 1986 को डिटेल में कवर किया। उसके बाद हमने प्रेसिडेंशियल ऑर्डर्स कवर किए, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर 1954 का, 58 का और 1965 का। इसके अलावा 3 प्रेसिडेंशियल ऑर्डर हमने और भी कवर किए, 1972 का और 2019 के 2 प्रेसिडेंशियल ऑर्डर। ठीक है। इसके बाद हमने गवर्नमेंट स्ट्रक्चर स्टार्ट किया, जिसमें हमने लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को डिटेल में कवर किया। हमारा एक टॉपिक रह गया था जो हम आज के लेक्चर में कवर करेंगे, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। आज के लेक्चर में हम लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को डिटेल में कवर करेंगे। इस टॉपिक के साथ आपके 2 यूनिट कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट यूनिट में स्टार्ट करेंगे रिप्रेजेंटेटिव पॉलिटिक्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर। ये इस सीरीज का लेक्चर नंबर 77 होने वाला है। अगर आपने हमारे प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे तो आपसे रिक्वेस्ट है, लेक्चर नंबर 1 से स्टार्ट करें और सीक्वेंस में यहाँ तक आए। ठीक है। आपके सिलेबस में मेंशन है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है वो बात कर रहा है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन जम्मू एंड कश्मीर की, क्योंकि हम जम्मू एंड कश्मीर की गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स को पढ़ रहे हैं। ठीक है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन जम्मू एंड कश्मीर का मतलब क्या है? इसका मतलब है पंचायती राज इन जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर का पंचायती राज इंडिया के पंचायती राज से कुछ अलग था। आज हम इस वीडियो में जम्मू एंड कश्मीर का पंचायती राज डिटेल में पढ़ेंगे कंपैरेटिव बेसिस पे। साथ साथ में हम इंडिया के पंचायती राज की बात भी करेंगे और हम देखेंगे कि क्या जम्मू एंड कश्मीर में जो पंचायती राज है वो और इंडिया का पंचायती राज आज सेम है या आज भी कुछ डिफरेंसेस हैं। वो सारी चीज़ें हम डिटेल में देखेंगे। बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड बात करेंगे हम, जैसे हम करते हैं। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन रूरल एरियाज। अगर बात की जाए, लोकल सेल्फ मींस लोगों का अपना राज, गवर्नमेंट लोगों का अपना राज रूरल एरियाज में या गांव में, तो इसको हम कहते हैं पंचायती राज। अगर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन टाउन्स और सिटीज की बात की जाए तो ये होता है म्यूनसिपलिटी कैडर। ठीक है। पंचायती राज कहाँ चलता है? गांव में, रूरल एरियाज में। तो सिटीज में और टाउन्स में म्यूनसिपलिटी, शहरों में, अर्बन एरियाज में म्यूनसिपलिटी ये काम करती है। वो काम क्या है वो हम आगे देखेंगे। हाँ, पंचायती राज या लोकल सेल्फ गवर्नमेंट क्या इंडिया में कोई नया कंसेप्ट है या पहले भी था? ये पुराना कंसेप्ट है। आज से 3000 साल पहले वैदिक सिविलाइजेशन या आर्यन एज में हमें कुछ ट्रेसेस मिलते हैं पंचायती राज के, जैसे सभा, कुछ अलीट मेंबर्स की एक असेंबली हुआ करती थी,
समिति, जो आम ट्राइबल्स लोग थे उनका ग्रुप हुआ करता था समिति, विदाता। तो आपसे ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, अगर एग्जाम बड़ा टफ हो, पूछेंगे सभा, समिति और विदाता क्या है। तो ये असेंबली हुआ करती थी वैदिक एज की, आर्यन एज की। वैदिक एज क्या है? आर्यन एज को वैदिक एज कहा जाता है। आर्यन वो लोग हैं जो कहीं बाहर से आए थे और इंडिया में आके सेटल हो गए थे। ठीक है, कब? 1500 बीसी के आसपास। इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद। हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो हम फिर कभी बात करेंगे हिस्ट्री में। ठीक है, ये आर्यंस लोग ही थे जिन्होंने बुक्स लिखी थी। हिंदू ट्रेडिशन की सबसे पुरानी बुक ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये किसने लिखी थी? ये आर्यंस लोगों ने लिखी थी। इसीलिए इस टाइम पीरियड को कहा जाता है वैदिक एज, क्योंकि यहाँ वेदास लिखे गए थे। वेदास कितने होते हैं? 4 वेदास, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ठीक है, एक क्वेश्चन ये बन गया। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, मैंने सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड चीजें उठाई हैं, बैकग्राउंड में बातें कर रहे हैं, जम्मू एंड कश्मीर का आगे चलेगा। इंडिया में, एंशिएंट इंडिया में चोला डायनेस्टी का लोकल सेल्फ गवर्नमेंट काफी फेमस थी। चोला डायनेस्टी में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट हुआ करती थी। वेल स्ट्रक्चर्ड सिस्टम ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट इन चोला एम्पायर या चोला डायनेस्टी। तो सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सूर डायनेस्टी ये क्या थी? जब आपको पता है 1526 में इंडिया में लोधी डायनेस्टी खत्म होती है और बाबर आता है, मुगल डायनेस्टी को स्टार्ट करता है। इसके बाद 1530 में बाबर की डेथ होती है, हुमायूं आ जाता है, और फिर 1539 के आसपास हुमायूं को हरा देता है शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी। तो मुगल एम्पायर को कुछ टाइम के लिए खत्म कर दिया जाता है और शेरशाह सूरी अपनी डायनेस्टी लेकर आता है जिसका नाम था सूर डायनेस्टी। तो शेरशाह की सूर डायनेस्टी में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट काफी फेमस थी। तो क्वेश्चन आए तो आप कहीं कर सकते हैं। शेरशाह सूरी का लोकल सेल्फ गवर्नमेंट फेमस था, चोला एम्पायर का फेमस था। पंचायती राज आज का नहीं है, वैदिक एज का है। वैदिक एज में सभा, समिति, विदाता हमें कुछ ट्रेसेस बताते हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के। ठीक है, रूरल एरियाज में पंचायती राज और शहरों में होता है क्या? म्युनिसिपैलिटीज। यू मस्ट नो स्ट्रक्चर, पंचायती राज का स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। बट किसका? पंचायती राज ऑफ इंडिया और पंचायती राज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। जम्मू एंड कश्मीर का हम डिटेल में पढ़ेंगे, बट पहले हम बात करते हैं इंडिया में जो पंचायती राज है आज के टाइम में। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ पंचायती राज इन इंडिया, ये 3 टीयर सिस्टम है। कुछ लोग 3 टायर सिस्टम पढ़ते हैं, आपकी मर्जी है। 3 टीयर सिस्टम। 3 टीयर सिस्टम का मतलब क्या है कि ये 3 लेवल पे होता है। पंचायती राज 3 लेवल पे होता है। 3 टीयर सिस्टम, 3 टीयर सिस्टम किसने दिया था? 3 टीयर सिस्टम रिकमेंड किया था BR मेहता कमेटी ने। ये सवाल एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, 3 टीयर सिस्टम या 3 टायर सिस्टम किसने दिया था? BR मेहता ने। BR मेहता ने, नॉट अशोक मेहता। अशोक मेहता भी होगा क्वेश्चन में। अशोक मेहता ने 2 टीयर सिस्टम दिया था। 2 टीयर या 2 टायर सिस्टम किसने दिया था? अशोक मेहता ने। 3 टीयर सिस्टम किसने दिया था? क्या कहते हैं इसको? BR मेहता ने, बलवंत राय मेहता ने। ये स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। एक लाइन से क्वेश्चन बनता है। स्ट्रक्चर ऑफ पंचायती राज क्या है? सबसे ऊपर होगा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल सबसे बड़ा लेवल होगा और सबसे छोटा लेवल होगा विलेज लेवल। ठीक है, सबसे छोटा लेवल क्या होगा? ग्रास रूट लेवल, गांव में। तो ग्रास रूट लेवल पे होगा विलेज लेवल। मींस विलेज लेवल पे जो पंचायत है उसको कहते हैं हम ग्राम पंचायत। इससे ऊपर होगा ब्लॉक लेवल पे, जिसको हम कहते हैं ब्लॉक समिति या पंचायत समिति। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाएगा। आपको पूछा जाएगा पंचायत समिति किस लेवल पे है? पंचायत समिति किस लेवल पे होता है? डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे, विलेज लेवल पे। तो पंचायत समिति कहाँ होता है? ब्लॉक लेवल पे। पंचायत समिति ब्लॉक लेवल पे, ग्राम पंचायत विलेज लेवल पे, जिला डिस्ट्रिक्ट को कहते हैं ना, जिला परिषद डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। बेसिक स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। 3 टीयर सिस्टम किसने दिया था? बलवंत मेहता ने। 3 टीयर सिस्टम किसने दिया था? बलवंत मेहता ने।
टू टीयर सिस्टम किसने दिया था? अशोक मेहता ने। टू टीयर सिस्टम क्या होता है? विलेज लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल। डिस्ट्रिक्ट लेवल को वो कहते हैं जिला परिषद, और विलेज लेवल को कहते हैं मंडल प्रधान, मंडल समिति या मंडल पंचायत। मंडल मतलब कुछ ग्रुप ऑफ विलेजेस, हम आगे बात करेंगे, इसको रहने देते हैं अभी। अभी हम बात करते हैं सिंपल स्ट्रक्चर ऑफ पंचायत। जो ग्राम पंचायत कहाँ होता है? विलेज लेवल पे, या विलेज लेवल पे क्या होता है? विलेज लेवल पे ग्राम पंचायत। ब्लॉक लेवल पे ब्लॉक समिति या पंचायत समिति, और है ये, एंड नहीं है। ब्लॉक समिति कह सकते हैं या पंचायत समिति। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिला परिषद। ये अगर आपने पहले पंचायती राज नहीं पढ़ा तो आपको ये टर्म्स थोड़ी टफ लगेंगी, बट आगे आपको मजा आएगा। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन जम्मू एंड कश्मीर बिफोर इंडिपेंडेंस। तो क्या आज़ादी से पहले जम्मू एंड कश्मीर में लोकल पंचायत या लोकल सेल्फ गवर्नमेंट या पंचायती राज का कुछ था? कंसेप्ट ऑफ लोकल गवर्नेंस इन जम्मू एंड कश्मीर डेट बैक्स टू महाराजा हरि सिंह। तो जम्मू एंड कश्मीर में आखिरी डोगरा रूलर महाराजा हरि सिंह ने बात की थी सबसे पहले पंचायती राज की या लोकल सेल्फ गवर्नेंस की। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, तो महाराजा हरि सिंह ने ये मॉडल कहाँ से लिया? भाई महाराजा हरि सिंह की जो ये स्टेट थी, ये महाराजा गुलाब सिंह ने अंग्रेजों से ली थी। ट्रीटी ऑफ अमृतसर हुआ था, हम डिटेल में चीजें पढ़ चुके हैं, वहां नहीं जाएंगे। ट्रीटी ऑफ अमृतसर में महाराजा गुलाब सिंह ने 75 लाख रुपीस दिए थे ईस्ट इंडिया कंपनी को, और जम्मू एंड कश्मीर को लिया था। और पहले रूलर बने थे महाराजा गुलाब सिंह, और आखिरी रूलर कौन थे? महाराजा हरि सिंह। हरि सिंह के टाइम पंचायती राज की बात होती है। हरि सिंह ने कंसेप्ट कहां से लिया? हरि सिंह ने लिया इंडिया के लॉर्ड रिपन से। लॉर्ड रिपन इंडिया में लॉर्ड रिपन को कहा जाता है फादर ऑफ लोकल गवर्नमेंट इन इंडिया। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि फादर ऑफ लोकल गवर्नमेंट इन इंडिया किसको कहा जाता है? तो लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। लॉर्ड रिपन एक रेजोल्यूशन लेकर आए थे, कब? 1882 में एक रेजोल्यूशन लेकर आए थे, जिसने डेमोक्रेटिक म्युनिसिपल गवर्नेंस की नींव रखी थी। सेल्फ गवर्नेंस की नींव इंडिया में किसने रखी? मॉडर्न इंडिया में लॉर्ड रिपन ने। कब? 1882 में एक रेजोल्यूशन लेकर आए थे, बट ये शहरों के लिए लेकर आए थे, गांव के लिए नहीं। सबसे पहले हम आगे बात कर देंगे, मद्रास में ये कंसेप्ट लेकर आए थे। मद्रास में, आज़ाद हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहे हैं हम, उससे पहली बात कर रहे हैं। आज़ाद हिंदुस्तान में सबसे पहले पंचायती राज राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट में आएगा, हम आगे देखेंगे। ठीक है, क्या चाहते थे लॉर्ड रिपन? लॉर्ड रिपन चाहते थे एम्पावर किया जाए लोकल बॉडीज को, म्यूनिसिपैलिटीज को, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स को, ताकि वो पब्लिक सर्विस कर सकें, एजुकेशन पे काम कर सकें, हेल्थ पे कर सकें, सैनिटेशन पे कर सकें। उनको लगा कि यहाँ एजुकेशन की कमी है शहरों में, हेल्थ हाइजीन की ज़रूरत है, हेल्थ पे फोकस करने की ज़रूरत है, सैनिटेशन पे फोकस करने की ज़रूरत है। इसके लिए वो लेकर आए रेजोल्यूशन एक 1882 में, और क्या किया? थोड़ा इसने एक नींव रखी लोकल सेल्फ गवर्नेंस की। ठीक है, बट हम पढ़ रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर का लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो जम्मू एंड कश्मीर म्युनिसिपल एक्ट सबसे पहले आता है 1886 में। 1886 में म्युनिसिपल एक्ट आता है जम्मू एंड कश्मीर का, जो सबसे पहले श्रीनगर म्युनिसिपल में काम करता है। सबसे पहले हम आगे देखेंगे, जम्मू नहीं श्रीनगर में सबसे पहले काम स्टार्ट हुआ था, वो चीज़ें हम आगे देखेंगे। ठीक है, हम आगे क्लियर करेंगे जम्मू है या श्रीनगर है, शायद मैंने गलत बोल दिया हो तो आगे क्लियर है, मैंने लिखा है, नोट्स में कवर किया है। तो जम्मू एंड कश्मीर म्युनिसिपल एक्ट कब आता है? 1886 में। विलेज पंचायत एक्ट रेगुलेशन कब आता है? 1835 में, 1935 में। आरबीआई कब बना था आप मुझे बताएंगे? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्यों पूछा है? आपको समझ आ गया होगा, कहीं एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो विलेज पंचायत रेगुलेशन 1935, ये कुछ अर्ली अटेम्प्ट थे डिसेंट्रलाइज करने के, एडमिनिस्ट्रेशन को डिसेंट्रलाइज करने के कुछ स्टार्टिंग के कंसेप्ट थे, बट पावर्स लिमिटेड थी, सेंट्रलाइज थी, स्टेट अथॉरिटी ही कंट्रोल करती थी सारी चीज़ें, तो कुछ ज़्यादा बेनिफिट नहीं हुआ। उसके बाद पोस्ट 1947 लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, कुछ बोरिंग तो नहीं हुआ? अभी हमने क्या बोला? अभी हमने कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ा। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट अगर रूरल एरियाज में है
तो वो काम करेगा पंचायती राज, शहरों में म्यूनिसिपलिटी होती है। आर्यन एज या वैदिक एज के टाइम में सभा समिति विधाता हुआ करते थे। चोला एम्पायर का सेल्फ गवर्नमेंट बहुत बढ़िया था। उसके बाद सूर डायनेस्टी का सेल्फ गवर्नमेंट बहुत अच्छा था। मेडिवल इंडिया में, एंशियंट इंडिया में हमने बात कर ली, एक चोला साउथ इंडिया में, और ओवरऑल सभा समिति विधाता। हमारा जो पंचायती राज है इंडिया में वो 3 टियर सिस्टम है। 3 टियर सिस्टम रिकमेंड किया था BR मेहता कमेटी ने। 2 टियर सिस्टम अशोक मेहता कमेटी ने। 3 टियर में क्या होता है, सबसे नीचे विलेज लेवल पे ग्राम पंचायत होती है, ब्लॉक लेवल पे ब्लॉक समिति या पंचायत समिति होती है, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिला परिषद होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने क्या पढ़ा, लॉर्ड रिपन फादर ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट कहा जाता है इंडिया में। 1882 में एक रेजोल्यूशन लेकर आए थे सबसे पहले, ये जहां बात कर रहे थे ये डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन की। ठीक है, डेमोक्रेसी तो नहीं बोल सकते हम, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहे थे। ठीक है, ताकि हम एजुकेशन, हेल्थ और सैनिटेशन पे फोकस कर सके, रूरल एरिया में नहीं, शहरों में, अर्बन एरिया में। जम्मू एंड कश्मीर का म्यूनिसिपल एक्ट कब आता है, 1886 में, रेजोल्यूशन के 4 साल बाद। विलेज पंचायत रेगुलेशन कब आता है, 1935 में। ये कुछ स्टार्टिंग के अटेम्प्ट थे, बट ज़्यादा बेनिफिट नहीं हुआ। 1947 में क्या हुआ, हमें पता है, हमारे पास था आर्टिकल 370। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के द्वारा हम 1947 में इंडिया के साथ आ गए। ठीक है, 1949 में हमें मिला 370, और 370 ने हमें अपना कॉन्स्टिट्यूशन दिया, जो 26 जनवरी 1957 को फुली एनफोर्स हुआ। ठीक है, इतना आपको पहले ही पता है, हम चीज़ें पढ़ चुके हैं। 370 की वजह से क्या हुआ, इंडिया में जब पंचायती राज आया कॉन्स्टिट्यूशन में, तो अमेंडमेंट करके आया था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया था। कब, 1992 में। ये डेट्स इंपॉर्टेंट है। 1992 में 2 अमेंडमेंट हुए थे। पहला 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं, एग्जामिनर के फेवरेट क्वेश्चन होते हैं कि 73 अमेंडमेंट कब हुआ, 1992 में। 74th अमेंडमेंट कब हुआ, 1992 में। 73rd किसके रिलेटेड था, तो ये था अर्बन, ये था रूरल लोकल बॉडीज के लिए, रूरल लोकल बॉडीज जिसका मतलब है पंचायती राज, और 74th था अर्बन लोकल बॉडीज के लिए, जिसका मतलब है क्या, म्यूनिसिपलिटीज। ठीक है, म्यूनिसिपलिटीज। तो यहां से कितने क्वेश्चन बन गए, 1992 में कौन सा अमेंडमेंट आता है, 73rd, 74th। 73rd किसके लिए है, गांव के लिए, रूरल एरियाज के लिए। 74th किसके लिए है, शहरों के लिए, अर्बन एरियाज के लिए। अर्बन एरियाज में क्या होगा, म्यूनिसिपलिटी होगी, शहरों में क्या होगा, पंचायती राज होगा। क्या ये जो अमेंडमेंट हुए थे, ये जो एक्ट, ये जो 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, क्या ये जम्मू एंड कश्मीर में एप्लीकेबल था, नहीं था, बिग नो, नहीं था। क्यों नहीं था, क्योंकि हमारे पास था आर्टिकल 370, तो वो सेंटर के सारे कानून्स यहाँ इम्प्लीमेंट होने से रोकता था। फिर क्या हुआ, जम्मू एंड कश्मीर का अपना कोई एक्ट था, बट इससे पहले था, 1992 से पहले हमारे पास पंचायती राज था। देखो, महाराजा के टाइम में चीजें थी, हमने बातें की, बट कॉन्स्टिट्यूशन में उससे पहले था। सिमिलर प्रोविजंस इंडिया में थे, कुछ थोड़े से डाइल्यूटेड और मॉडिफाइड फॉर्म में। कैसे, पंचायती राज इन जम्मू एंड कश्मीर की बात करें तो इंडिया से थोड़ा अलग है, और हमारा पंचायती राज चलता था जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज एक्ट 1989 से। आज भी ये एक्ट काम करता है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे डिटेल में। जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज एक्ट 1989 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इंडिया में पंचायती राज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके कब आया, 1992 में। उससे पहले देख लो, 3 साल पहले हमारे पास अपना पंचायती राज था, पंचायती राज का एक्ट था। ठीक है, क्या था ये एक्ट, ये एक्ट कहता था इनेक्टेड टू एस्टेब्लिश पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। इसने बात की थी कि इंडिया में पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस होंगे 3 लेवल पे। कौन कौन से लेवल पे, विलेज लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। थोड़ा अलग है इंडिया से, ऊपर जो स्ट्रक्चर पड़ा है थोड़ा ध्यान से देखना।
ठीक है। जो सबसे नीचे होगा विलेज लेवल पे वो होगा हल्का पंचायत। वो क्या होगा? वो होगा हल्का पंचायत। ये आगे क्या लिखा है इसको अभी रहने दो। वो होगा हल्का पंचायत। हल्का उर्दू वर्ड है, आपने देखा होगा आपका हल्का पंचायत कौन सा है? हल्का मतलब गांव, ठीक है। हल्का पंचायत, गांव में क्या होगा? हल्का पंचायत। उसके बाद ब्लॉक में होंगे बीडीसी, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल। ब्लॉक में क्या होगा? ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल, ठीक है। और डिस्ट्रिक्ट में होगा डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। थोड़ी सी टफ हैं, अलग हैं, इसलिए टफ लग रही होंगी, बट आगे आपको मजा आएगा। विलेज लेवल पे फर्स्ट लेवल कौन सा है? विलेज लेवल। विलेज लेवल पे क्या होगा? हल्का पंचायत। ब्लॉक लेवल पे क्या होगा? बीडीसी। बीडीसी बोले तो ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल। और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होगा डीपीडीबी, मीन्स डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड। ऑल दो नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड, याद रखना ये फुली इलेक्टेड नहीं थे, तो कहीं ना कहीं 2 टीयर टाइप का हमारे पास सिस्टम था जम्मू एंड कश्मीर में। मतलब 3 टीयर सिस्टम कंप्लीट नहीं था, क्योंकि जो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड हुआ करते थे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ये डायरेक्टली जनता इलेक्ट नहीं करती थी। तो हल्का पंचायत था, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल थे, और डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड हुआ करते थे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। आगे हम डिटेल में कवर करेंगे ये चीजें, ठीक है। एक्ट तो आ गया 1989 में, बट मिलिटेंसी का टाइम था, तो इलेक्शन हमेशा से डिले होते रहे, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रही यहाँ, मिलिटेंसी रही यहाँ, तो पूरे तरीके से पंचायती राज लागू नहीं हुआ, ठीक है। इलेक्शन ऑफ पंचायत, लोकल रूरल बॉडीज एंड म्यूनिसिपैलिटीज, लोकल अर्बन बॉडीज, ये कौन कराता है? ये करवाता है स्टेट इलेक्शन कमीशन। यहाँ क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, यूपीएससी में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। यूपीएससी में दूसरे तरीके से पूछा गया है। कैसे? कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो कौन कौन से इलेक्शन करवाता है या नहीं करवाता। तो सिंपल सी बात है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का इलेक्शन हो, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करवाता है। उससे नीचे आ जाएं तो हमारे पास पार्लियामेंट होता है, जिसमें लोकसभा के इलेक्शन है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करवाता है। राज्यसभा के इलेक्शन है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करवाता है। स्टेट में आ जाइए, स्टेट में मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल या आपके हो गए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ये सारे के सारे जितने भी इलेक्शन होते हैं ये सब के सब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करवाता है, सिर्फ 2 छोड़ के। कौन कौन से? एक पंचायत के इलेक्शन और म्यूनिसिपैलिटीज के इलेक्शन। पंचायत मींस लोकल रूरल बॉडीज, म्यूनिसिपैलिटी मींस लोकल अर्बन बॉडीज। तो इनके इलेक्शन करवाता है स्टेट इलेक्शन कमीशन। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, अगर कंसेप्चुअल क्लियरिटी नहीं होगी तो आपसे गलत हो जाएगा, ठीक है। डिटेल में अब हम पढ़ेंगे जम्मू एंड कश्मीर का पंचायती राज। जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज एक्ट 1989, और इसमें जितनी अमेंडमेंट्स हुई हैं, ऑलमोस्ट 10 अमेंडमेंट्स हुई होंगी, जिनमें से 2020 की अमेंडमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे याद करो डीडीसी के इलेक्शन करवाए गए थे। 2020 के अमेंडमेंट की वजह से डीडीसीज के इलेक्शन हुए थे। वो सारी चीजें हम डिटेल में कवर करेंगे, ठीक है। और आपको पता चलेगा ये आज भी ये एक्ट कैसे काम कर रहा है, ठीक है। क्या क्या पूछा जाएगा इसमें? पहला, जम्मू एंड कश्मीर का पंचायती राज कौन से एक्ट के थ्रू चलता है? तो कौन सा एक्ट होगा? जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज एक्ट 1989। कितने अमेंडमेंट हुए हैं आगे बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है, जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज में चैप्टर कितने हैं, सेक्शन कितने हैं, शेड्यूल कितने हैं? तो देखो आपको 99% डाटा में आपको मिलेगा कि 14 चैप्टर हैं, 83 सेक्शन हैं और 6 शेड्यूल्स हैं, ठीक है। 6 शेड्यूल हैं, 83 सेक्शन हैं और 14 चैप्टर हैं, 14 चैप्टर हैं। बट कुछ कुछ लोग आपको बताएंगे 16 चैप्टर हैं, कुछ कुछ लोग बताएंगे आपको 14 चैप्टर हैं। इसकी क्लियरिटी क्या है आपके दिमाग में होनी चाहिए। मैंने क्या लिखा है? मैंने लिखा है 14 चैप्टर हैं या 16 चैप्टर हैं, 83 सेक्शंस हैं और 6 शेड्यूल्स हैं। ये चीज अभी क्लियर हो जाएगी आपको। अगर आप नंबर की बात करें तो हमारे पास 1 से लेकर 14 तक के चैप्टर हैं। कितने हैं? 1 से लेकर 14 तक के। जैसे चैप्टर 1
चैप्टर 2, चैप्टर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 करते करते 14 तक। तो कितने हो गए? 14 चैप्टर हो गए। तो फिर 16 कैसे हुए? इनमें 2 अमेंडमेंट हुई थी, 2 चैप्टर एक्स्ट्रा डाले थे, बट वो अमेंडमेंट करके डाले थे, ना कि उनका एंड वाला नंबर चेंज नहीं हुआ। तो 14 चैप्टर प्लस फर्स्ट चैप्टर में अमेंडमेंट हुआ था 2018 में, तो आया था चैप्टर 1A, चैप्टर 1A। उसके बाद अमेंडमेंट हुआ है 2020 में और आया है चैप्टर 12A, 12A, ठीक है, 12A 2020 में। तो टोटल चैप्टर कितने हो गए? एग्जाम में पूछा जाएगा, 16 चैप्टर हो गए टोटल, ठीक है। 16 ऑप्शन में नहीं होगा तो आप 14 मार्क करेंगे, बट 14 से 16 कैसे हुए हैं ये मैंने आपको कंसेप्ट क्लियर करवा दिया। अब आप क्वेश्चन संभाल लेंगे। तो कितने चैप्टर हैं? 16 चैप्टर हैं। कितने सेक्शन हैं? 83 सेक्शन हैं। कितने शेड्यूल हैं? 6 शेड्यूल हैं। यहां तक समझ आ गया? आगे चीजें हम डिटेल में देखते हैं। 2 चैप्टर जो ऐड हुए थे, अभी मैंने बात की 2020 में अमेंडमेंट हुआ था और 2018 में भी अमेंडमेंट हुआ था। तो इन अमेंडमेंट से ये 2 चैप्टर डाले गए थे, एक ये और मैंने बात कर चुका हूं, एक फर्स्ट ए और 12A, ठीक है। यहाँ गलत लिखा है, 2020 लिखा है, 2020 में एक हुआ था, एक 2018 में हुआ था, चीजें ठीक कर लेना। चलिए आगे बात करते हैं। इन सारे चैप्टर्स को हमने डिटेल में देखना है। सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें मैं लेकर आया हूं जो आपके एग्जाम में पूछी जाएंगी और पूछी जाती हैं, फालतू चीजें मैंने नहीं डाली। फर्स्ट चैप्टर किसी भी एक्ट का, जैसे हमने जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पढ़ा था, वैसा ही ये एक एक्ट है, वैसे ही इसमें चीजें दी गई हैं। तो फर्स्ट जो चैप्टर होता है वो किसी भी एक्ट में उसको प्रीलिमिनरी कहते हैं, प्रीलिमिनरी कहते हैं। और उसमें क्या होता है? उसमें चीजों की डेफिनेशन होती है। जैसे वहां लिखा जाएगा, वहां क्या चीज दी होगी? वहां बोला हो जाएगा इस एक्ट को हम बोलेंगे जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1989। फिर उसमें बोला जाएगा इस एक्ट को हम बोलेंगे, इस एक्ट में जो चीजें दी हुई हैं कि अगर बीडीसी लिखा हुआ हो तो वो क्या होगा, मींस जितनी भी टर्मिनोलॉजी यूज होगी उसको डिफाइन किया होगा फर्स्ट चैप्टर में, ठीक है। आगे हमने इनको डिटेल में देखना है। तो फर्स्ट चैप्टर क्या हो गया? प्रीलिमिनरी। सेकंड चैप्टर, चैप्टर 1 का सेक्शन ए, मतलब पहले चैप्टर 1 था और चैप्टर 1A आया, नॉट सेक्शन, चैप्टर 1A। चैप्टर 1A अमेंडमेंट से आया था 2018 में। चैप्टर 1A में क्या डाला गया था? वार्ड मजलिस एंड हल्का मजलिस। वार्ड मजलिस क्या है, हल्का मजलिस क्या है, हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। चैप्टर सेकंड में है हल्का पंचायत। चैप्टर थर्ड में है पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ हल्का पंचायत। चैप्टर फोर्थ में है प्रॉपर्टी। किसकी प्रॉपर्टी? पंचायत की प्रॉपर्टी। चैप्टर फिफ्थ में है कंडक्ट ऑफ बिजनेस, कि जो पंचायत है ये अपना काम कैसे करेगी। तो यहां से लेके 1 तो प्रीलिमिनरी है, 1 प्रीलिमिनरी है। तो 1A से लेके 5 तक ये किसके रिलेटेड है? लेवल 1 के रिलेटेड है, पंचायत के रिलेटेड है या हल्का पंचायत के रिलेटेड है। उसके बाद ये वाले जो हैं ये हैं ब्लॉक के रिलेटेड। तो चैप्टर 6 में होगा ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के बारे में। चैप्टर 7 में होगा पावर्स एंड फंक्शन ऑफ ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल। चैप्टर 8 में होगा प्रॉपर्टी एंड फाइनेंस, किसके रिलेटेड? ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के रिलेटेड। चैप्टर 9 में होगा कंडक्ट ऑफ बिजनेस, किसका? ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल का। और चैप्टर 10 बात करेगा होल्डिंग ऑफ इलेक्शन की। नेक्स्ट उसके बाद होंगे डिस्ट्रिक्ट या जिला परिषद के रिलेटेड। 11 में होगा डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड। फिर पावर्स एंड फंक्शन ऑफ डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड। उसके बाद 12A जो 2020 के अमेंडमेंट से आया था, जिसमें डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी को इंट्रोड्यूस किया था, इंसर्ट किया था। चैप्टर 13 में होगा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत अदालत। पंचायत की एक अदालत भी होगी, हल्का पंचायत की एक अदालत होगी जो कोर्ट की तरह काम करेगी। यहां से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और 14 में होगा मिसलेनियस, ठीक है। ये याद नहीं हुए कोई बात नहीं, आपको जो भी इंपॉर्टेंट होंगे मैं याद करवा दूंगा। अभी तक हमने क्या पढ़ा? अभी तक हमने पढ़ा टोटल 16 चैप्टर हैं और 14 नंबर में हैं, 2 उनमें ऐड किए गए हैं, 1A एंड 12A। तो टोटल कितने हो गए? 16। लेक्चर लंबा जरूर हो रहा है,
बट आपको चीजें समझ आ जाएंगी यहाँ। तो चैप्टर 1 प्रिलिमिनरी, उसके बाद 1A से लेके 5th तक हैं लेवल 1 मीन्स विलेज के रिलेटेड या पंचायत के रिलेटेड। तो 1A इसमें वार्ड मजलिस और हल्का मजलिस को ऐड किया गया था। चैप्टर 2 में हल्का पंचायत, फिर पावर्स एंड फंक्शन ऑफ हल्का पंचायत। हल्का पंचायत क्या है? जम्मू एंड कश्मीर में पंचायत को हल्का पंचायत बोलते हैं, आप ऐसे बोल सकते हो। पंचायत को जो विलेज लेवल पे ग्रास रूट लेवल पे जो फर्स्ट टीयर होगा या फर्स्ट टायर होगा पंचायती राज का, उसको हल्का पंचायत कहते हैं। फिर पावर और फंक्शन, प्रॉपर्टी और कंडक्ट ऑफ बिजनेस। उसके बाद आ जाएंगे हमारे ब्लॉक के, जिसमें बीडीसी ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल 6 का, 7 में पावर और फंक्शन ऑफ बीडीसी, 8 में प्रॉपर्टी और फाइनेंस ब्लॉक डेवलपमेंट का काउंसिल का, फिर कंडक्ट ऑफ बिजनेस 9 में और 10 में हो गया इलेक्शन। 11 से लेके 14 तक होंगे हमारे डिस्ट्रिक्ट के रिलेटेड। 11 में होगा डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड, 12 में होगा पावर एंड फंक्शन, 12A में होगा डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी, 2020 के अमेंडमेंट में से ये डाला गया था, और 13 में होगा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत अदालत। ठीक है, 14th में मिसलिनियस। अब हम डिटेल में पढ़ते हैं जहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फर्स्ट क्या है? 16 चैप्टर, पहले चैप्टर में है, फर्स्ट चैप्टर को कहते हैं प्रीलिमिनरी, जहां नेम ऑफ एक्ट की बात होगी कि इस एक्ट को हम बोलेंगे जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज एक्ट 1989। डेफिनेशंस दी होंगी, कुछ टर्मिनोलॉजी दी होगी। हल्का, जहां भी बात हल्का लिखा हो तो हल्का का मतलब होगा विलेज, हल्का का मतलब होगा विलेज। हल्का पंचायत मीन्स विलेज पंचायत। तो पंचायत को हल्का पंचायत कहेंगे जम्मू एंड कश्मीर के केस में, एक ये फर्क है। हल्का मीन्स विलेज, हल्का पंचायत। उसके बाद हल्का पंचायत, हल्का पंचायत का मतलब है पंचायत। पंचायत में एक गांव भी हो सकता है और ज्यादा गांव भी हो सकते हैं। डिटरमाइन कौन करेगा? इलेक्शन अथॉरिटी। ठीक है, इलेक्शन अथॉरिटी। तो यहां समझ आ गया। हल्का मीन्स विलेज, हल्का पंचायत मतलब पंचायत को बोल रहे हैं। तो हल्का पंचायत में एक गांव की पंचायत भी हो सकती है, एक से ज्यादा गांव की भी हो सकती है। फिर एक आपके लिए और मुश्किल वर्ड होगा हल्का मजलिस। तो इसको कैसे याद रखेंगे हम? हल्का मजलिस को, हल्का आपके दिमाग में आते ही पता चलना चाहिए हल्का बोल रहे हैं गांव को या विलेज को। और मजलिस का मतलब क्या होता है? कई बार होते हैं ना, जब लोग गठे, काफी सारे गठे होकर बातें कर रहे होते हैं, तो घर में बड़े बुजुर्ग कहते हैं क्या मजलिस लगा के रखी हुई है। तो मजलिस मीन्स कुछ लोग हैं, बट ये यहाँ ये लोग ऐसे ही लोग नहीं है। यहाँ किसको बोलेंगे? हल्का मजलिस का मतलब होगा हल्का पंचायत, मतलब आपकी पंचायत के जितने भी लोग हैं जो 18 सालों से ऊपर हैं और 18 साल एज हो चुकी है और उसके बाद वो आप वोटर लिस्ट में रजिस्टर्ड हो चुके हैं। मीन्स हल्का मजलिस मीन्स वो सारे के सारे लोग जो वोट देने के लिए, जिनको वोट देने का अधिकार मिल चुका है। ऑल द अडल्ट्स ऑफ हल्का पंचायत जो इनरोल हो चुके हैं वोटर लिस्ट में, 18 प्लस के हैं बट रजिस्टर्ड वोटर हैं। सपोज करो कोई अभी 18 साल का हो गया है बट अभी उसका वोटर कार्ड नहीं बना, किसी वजह से भी नहीं बना, तो वो हल्का मजलिस में नहीं आएगा, हल्का मजलिस में नहीं आएगा। हल्का मजलिस आपको समझ आ गया, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा एग्जाम में। उसके बाद चैप्टर फर्स्ट में आपने यही इतना याद रखना है। फर्स्ट में क्या पढ़ा हमने? हल्का पंचायत क्या है? नॉर्मल पंचायत को हल्का पंचायत कहते हैं। हल्का मीन्स गांव, हल्का मजलिस मीन्स उस पंचायत के वो सारे लोग जो 18 सालों से ऊपर हैं और वोट देने के लिए वो रजिस्टर्ड हो चुके हैं, वोटर लिस्ट में उनके नाम आ चुके हैं। ठीक है, चलिए आगे। चैप्टर फर्स्ट, चैप्टर फर्स्ट बात करता है, चैप्टर फर्स्ट पढ़ चुके हैं हम, चैप्टर फर्स्ट ए 2018 के अमेंडमेंट से आया था। ठीक है, पहले कितने थे? 14, 18 में कितने हो गए? एक और ऐड हो गए, 15 चैप्टर हो गए, और उसके बाद 20 में एक और आया तो 16 हो गए। तो आज के टाइम में 16 चैप्टर है। ठीक है, 18 में कौन सा आया? 1A। इसमें क्या डाला? इसमें इन्होंने डाला वार्ड मजलिस एंड हल्का मजलिस। अब फिर से आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ये वार्ड मजलिस हल्का मजलिस क्या है? ठीक है, तो कैसे पता चलेगा? सपोज करो ये एक पंचायत है, आपके गांव की पंचायत है, जो भी आपके गांव का पंचायत का नाम है ये वो वाली पंचायत है। ठीक है,
इस पंचायत को हम कहते हैं जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में हल्का पंचायत। ये पंचायत कुछ छोटे पार्ट्स में डिवाइड है जिसको हम कहते हैं वार्ड, जिसको हम क्या कहते हैं नॉर्मल भाषा में वार्ड। 1 2 3 4 5 6 7। एक हल्का पंचायत काफी सारी वर्ड्स में डिवाइड होती है। कितनी वर्ड्स में डिवाइड हो सकती है? एक हल्का पंचायत में कम से कम 7 वर्ड होने ही चाहिए और ज्यादा से ज्यादा 11 होने चाहिए। 12 नहीं हो सकते, 6 नहीं हो सकते। तो 7 से लेके 11 तक वार्ड होते हैं एक हल्का पंचायत में। ठीक है, तो हल्का वार्ड मजलिस क्या हो गया? वार्ड तो पता चल गया आपको क्या हो गया। अब मतलब एक पंचायत कुछ पार्ट में डिवाइड है, एक पार्ट को वार्ड कहते हैं। तो मजलिस उस वार्ड में जितने भी 18 सालों से ऊपर लोग हैं जो वोटर लिस्ट में ऐड हो चुके हैं, ये पंचायत थी पूरी। ये काफी सारी वर्ड्स में डिवाइड है। यहां से एक वर्ड ये है, लेट अस सपोज इस वर्ड का नाम है एक्स। तो एक्स वर्ड जो है, इस वर्ड के जितने भी लोग हैं जो 18 सालों से ऊपर हैं, चाहे वो मेल हैं चाहे फीमेल हैं, 18 सालों से ऊपर होने चाहिए और वो रजिस्टर्ड होने चाहिए वोटर लिस्ट में। 18 सालों से ऊपर, और अगर कोई रजिस्टर्ड नहीं है तो वो मजलिस का पार्ट नहीं है। कौन सी मजलिस का? वार्ड मजलिस का। तो वार्ड मजलिस आ गई समझ आपको। तो चैप्टर फर्स्ट ए में ऐड हुआ था वार्ड मजलिस एंड हल्का मजलिस। वार्ड मजलिस क्या हो गया अभी हमने बात कर ली। वार्ड मजलिस सेक्शन 3A में है, सेक्शन 3A में है वार्ड मजलिस। वार्ड मजलिस क्या है? अडल्ट मेल हूं या फीमेल हूं, 18 सालों से ऊपर हैं और वोटर लिस्ट में रजिस्टर्ड हैं। अगर कोई 18 सालों का हो चुका है, वोटर लिस्ट में वो रजिस्टर्ड नहीं है, तो वो वार्ड मजलिस में नहीं आएगा। ठीक है, वार्ड मजलिस में नहीं आएगा। फिर अब वार्ड मजलिस क्या है मैंने बताया आपको। ये पंचायत है वो बहुत सारी वार्ड्स में डिवाइड है, तो उनमें से एक वार्ड ये है सपोज करो। इसमें जितने भी लोग हैं 18 सालों से ऊपर, ये वार्ड मजलिस हैं, क्योंकि ये इस वार्ड की डेवलपमेंट पे बात कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं, प्लान पॉलिसीज बना सकते हैं। कहाँ लाइट लगानी है इस वार्ड में, कहाँ ड्रेनेज का काम करना है, कहाँ यहाँ टाइल वर्क करना है, कहाँ बिजली की जरूरत है, ये काम ये लोग कर सकते हैं। इसका मतलब कोई मीटिंग होती होगी वार्ड मजलिस में? तो जी हाँ, यहाँ से सवाल बनता है वार्ड मजलिस में एक साल में टोटल कितनी मीटिंग्स होती हैं? तो वार्ड मजलिस में हर 3 महीने में एक मीटिंग तो होनी ही होनी चाहिए। मिनिमम पूछा जाएगा, मैक्सिमम तो कितनी भी हो सकती हैं। तो वार्ड मजलिस में मिनिमम 3 महीनों में एक मीटिंग होती है और एक साल में 4 मीटिंग होती हैं वार्ड मजलिस में। मिनिमम कितनी मीटिंग्स होंगी? एक। सॉरी, क्या बोला मैंने? एक साल में टोटल मिनिमम कितनी मीटिंग्स होनी चाहिए? तो एक साल में 4 मीटिंग होनी चाहिए और ये 4 मीटिंग हर 3 महीने में एक मीटिंग तो होनी चाहिए। तो एक साल में कितने 3 महीने होते हैं? फर्स्ट क्वार्टर, पहले फर्स्ट 3 महीने, फिर सेकंड 3 महीने, फिर 3 महीने, फिर 3 महीने। 3 3 6 3 9 3 12 महीने होते हैं टोटल। तो एक पहले 3 महीने में मीटिंग होगी, फिर एक इसमें होगी, एक इसमें होगी, एक इसमें होगी। तो एक साल में टोटल कितनी मीटिंग्स होंगी? 4 मीटिंग्स होंगी। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा। वार्ड मजलिस में क्या है? वार्ड मजलिस कौन से सेक्शन में होती है? 3A में आती है। 3A में आती है फर्स्ट क्वेश्चन। वार्ड मजलिस में क्या है? 18 सालों से ऊपर सारे, चाहे मेल हूं चाहे फीमेल हूं, बट वो वोटर लिस्ट में रजिस्टर्ड हैं, वोट देने के लिए परमिटेड हैं, तो वो वार्ड मजलिस का हिस्सा होंगे। उनकी मीटिंग्स होती होंगी वार्ड में। तो मीटिंग जो होंगी वो हर 3 महीने में एक मीटिंग होनी चाहिए, साल में 4 मीटिंग होनी चाहिए। तो ये आ गया आपके अगले सवाल। मीटिंग का कोई हेड होगा, तो मीटिंग का हेड कौन होगा? मीटिंग का हेड होगा पंच। मीटिंग का हेड कौन होगा? पंच होगा, सरपंच नहीं होगा। सरपंच नहीं होगा। क्यों भाई? क्योंकि मैंने क्या बताया आपको, आराम से चीजों को समझो। ये आपकी पंचायत है, ये काफी सारी वार्ड्स में डिवाइड है। लेट अस सपोज 7 वार्ड हैं, तो इस पूरी पंचायत का एक सरपंच होगा और इस पूरी पंचायत के अंदर 7 वार्ड हैं। हर वार्ड का जो हेड होगा उसको हम पंच बोलेंगे और हर वार्ड में जो वोट देने वाले 18 सालों से ऊपर लोग हैं वो बनाएंगे वार्ड मजलिस। तो वार्ड मजलिस की मीटिंग को हेड कौन करेगा? पंच करेगा, सरपंच नहीं करेगा। और वार्ड मजलिस में वार्ड में जो टोटल मीटिंग होंगी वो
हर 3 महीने में एक होगी और साल में 4 होंगी मिनिमम, मैक्सिमम कितनी भी हो। सपोज करो पंच तो एक ही होता है वार्ड में, अगर वो पंच अब्सेंट है, किसी वजह से बीमार हो गया, वो नहीं आ पाया, मीटिंग रखी थी, तो कौन हेड करेगा मीटिंग? तो कोई भी एक और पर्सन जो वार्ड मजलिस डिसाइड करेगी। उस वार्ड मजलिस मींस वार्ड के सारे 18 सालों से ऊपर लोग जो वोटर लिस्ट में जिनका नाम है, वो किसी एक बंदे को चुनेंगे। ये बंदा हमारे पंच के एब्सेंस में हमारी मीटिंग लेगा, प्रिजाइड करेगा, प्रेसिडेंट होगा मींस चेयरपर्सन होगा। चेयरपर्सन वर्ड यूज होता है मेल फीमेल दोनों के लिए, तो चेयरपर्सन मोस्टली फीमेल के लिए यूज होता है चेयरपर्सन। तो मेल के लिए क्या यूज होगा? चेयरमैन। चेयर फीमेल तो नहीं होती ना। चेयरमैन अगर मेल पर्सन होगा तो उसको बोलेंगे चेयरमैन, फीमेल होगी तो चेयरपर्सन। तो चेयरपर्सन कौन होगा? पंच होगा वार्ड का। कोरम हमने पढ़ा था, असेंबली में कोरम कितना होना चाहिए असेंबली की के बिजनेस को, असेंबली के वर्क को प्रोसीड करने के लिए, तो हमने बोला था 1/10 होना चाहिए सारी, 10% या 1/10, 10%। अगर 90 MLA हैं हमारे जम्मू एंड कश्मीर के, तो 90 में से 90 का 10% होता है, 9 MLA होंगे तो काम स्टार्ट होगा असेंबली का। ऐसे ही वार्ड में मीटिंग के लिए कोरम कितना होना चाहिए? तो वार्ड में मीटिंग के लिए भी 10% होना चाहिए या 1/10 होना चाहिए। 1/10 मीन्स 10%। किसका? वार्ड मजलिस का। वार्ड मजलिस मतलब सपोज करो एक वार्ड में 18 सालों से ऊपर जिनका वोटर कार्ड बना हुआ है वो 100 लोग हैं। वो कितने हैं? वो सपोज करो 100 लोग हैं, तो 100 में से कम 10 लोग होंगे तो वो मीटिंग होगी। कौन सी मीटिंग? जो हर 3 महीने में एक मीटिंग करनी है। ठीक है, तो ये चीज हमने पढ़ ली। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है हमारा हल्का मजलिस। तो पहले था वार्ड मजलिस, अब है हल्का मजलिस। दोनों में फर्क पता होना चाहिए। कंफ्यूज तो नहीं हो गए? कंफ्यूज तो नहीं हो गए? अमेंडमेंट होता है 3A लेकर आता है वार्ड मजलिस, जो बड़ी पंचायत की छोटी वार्ड है उसके 18 सालों से ऊपर वाले लोग जो वोट दे सकते हैं वो है वार्ड मजलिस। हल्का मजलिस क्या होगा? हल्का वार्ड गांव के लिए था, हल्का पंचायत था, तो वहां से हल्का मजलिस मीन्स पंचायत की मजलिस। पंचायत की मजलिस मीन्स एक हल्का पंचायत में 18 सालों से ऊपर जितने भी लोग हैं, मेल हैं या फीमेल हैं, जिनका वोटर आईडी बन चुकी है, वोटर लिस्ट में जिनका नाम है, वो बनाएंगे हल्का मजलिस। तो वार्ड मजलिस छोटा है, हल्का मजलिस पंचायत का है। पंचायत के 11 बच्चे हैं, पंचायत के 7 से 11 बच्चे हैं, मीन्स 7 से 11 वार्ड हैं। तो उन वार्ड, एक वार्ड के लोगों को बोला जाएगा जो वोट देने के काबिल हैं, क्या बोला जाएगा? वार्ड मजलिस। तो पंचायत के जो लोग वोट देने के काबिल हैं उनको बोला जाएगा हल्का मजलिस। हल्का मजलिस मतलब ग्राम सभा। ग्राम सभा क्या होती है? ग्राम सभा आपको पता है, एक पंचायत में जितने भी 18+ हैं और वो रजिस्टर्ड वोटर हैं वो होते हैं ग्राम सभा। अगर कोई रजिस्टर्ड वोटर नहीं बना, अभी 18 सालों का हो गया, तो वो ग्राम सभा की प्रोसीडिंग में हिस्सा नहीं ले सकता। क्यों? उसको अभी डेमोक्रेटिक राइट्स तभी मिलेंगे जब वो 18+ का होगा और एक रजिस्टर्ड वोटर होगा। तो हल्का मजलिस मतलब ग्राम सभा, ये सेक्शन 3C से आया था। वार्ड मजलिस 3A से, तो ये 3C से, B नहीं है। हल्का मजलिस क्या होगा? 18 सालों से ऊपर लोग और ये रजिस्टर्ड वोटर होंगे, मेल होंगे या फीमेल होंगे, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। अब मीटिंग की बात क्या बात होगी? जैसे वहां हमने बोला हर 3 महीने में एक मीटिंग होनी चाहिए वार्ड में, और टोटल 4 मीटिंग होगी। यहाँ टोटल कितनी मीटिंग होगी और साल में कितनी होंगी? यहाँ एट लीस्ट 2 मीटिंग जो है वो एक साल में होनी चाहिए, 2 मीटिंग पर ईयर होनी चाहिए, और एक मीटिंग फर्स्ट क्वार्टर में होनी चाहिए, दूसरी मीटिंग सेकंड क्वार्टर में होनी चाहिए। वहां ये थी हर 3 महीनों में एक मीटिंग तो होनी चाहिए। वहां क्या थी? वार्ड में 3 महीनों में एक एक मीटिंग, पहले 3 महीने में एक, दूसरे में एक, तीसरे में एक, चौथे में एक, तो पूरे साल में 4 मीटिंग होगी। यहाँ फर्स्ट 6 मंथ में, फर्स्ट 6 मंथ में मतलब फर्स्ट क्वार्टर में एटलीस्ट होगी, मतलब पहले जो 6 महीने हैं उसके पहले 6 महीनों के पहले 3 महीनों में एक होगी, तो एंड के 3 महीनों में एक होगी, तो टोटल 2 मीटिंग होगी। ठीक है, मतलब जनवरी, फरवरी या मार्च के महीने में एक मीटिंग करवानी है। 12 महीने होते हैं ना, जनवरी या फरवरी या मार्च के महीने में एक मीटिंग हो जाएगी, और अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के महीने में एक मीटिंग और हो जाएगी कम से कम।
तो टोटल मीटिंग 2 होंगी। ये एग्जाम में पूछा जाता है, मैं इसलिए जोर लगा रहा हूँ, क्योंकि रट्टा मार के भी याद कर सकते हो, समझ के भी याद कर सकते हो। तो हल्का पंचायत में मिनिमम 2 मीटिंग्स होंगी, मैक्सिमम मोस्टली जो रूटीन वर्क में 4 से 5 मीटिंग होती हैं आजकल, जो एक प्रैक्टिस में चल रहा है, लेकिन मैक्सिमम कितनी भी हो सकती है। वार्ड में 1 साल में 4 मीटिंग और पंचायत में 1 साल में 2 मीटिंग, इतना आपको याद हो गया होगा। अब मीटिंग को हेड कौन करेगा? तो मीटिंग को हेड करेगा सरपंच साहब। सरपंच नहीं है, एब्सेंट है, तो उसके एब्सेंस में नायब सरपंच करेगा। अगर वो भी एब्सेंट है, तो जो वहां के हल्का मजलिस के लोग होंगे 18 प्लस, वो कोई और बंदे को डिसाइड कर लेंगे, ये करेगा। यहाँ एक चीज एक्स्ट्रा है, पंचायत सेक्रेटरी, अभी एग्जाम हुए थे ना पीछे पंचायत सेक्रेटरी के, तो जो पंचायत सेक्रेटरी है, जिसको VLW भी कहते हैं, विलेज लेवल वर्कर, या इसको मल्टीपर्पज वर्कर भी कहते हैं, ठीक है, मल्टीपर्पज वर्कर, MPW, मल्टीपर्पज वर्कर या विलेज लेवल वर्कर या पंचायत सेक्रेटरी, ये क्या करेगा? जो भी मीटिंग हो रही है सरपंच की, सरपंच मीटिंग को लीड कर रहा है, और उसके बाद 18 प्लस के सारे लोग जो हल्का मजलिस के लोग हैं, वो जो भी मीटिंग में बातें डिस्कस हो रही हैं, उन सब को का रिकॉर्ड रखेगा पंचायत सेक्रेटरी, VLW, ग्राम सेवक जिसको कहते हैं, ग्राम सेवक। पंचायत सेक्रेटरी शेल रिकॉर्ड मिनट्स ऑफ मीटिंग। मिनट्स ऑफ मीटिंग वर्ड यूज किया जाता है, कोई भी जो एक फॉर्मल मीटिंग होती है, उस मीटिंग के लिए वर्ड यूज किया जाता है मिनट्स ऑफ मीटिंग। एक पेपर जारी होता है, जिनकी गवर्नमेंट जॉब है, आप में से आपने देखा होगा, मिनट्स ऑफ मीटिंग जारी होता है। कोई भी मीटिंग के बाद दूसरे दिन एक मिनट्स ऑफ मीटिंग जारी होता है, जिसमें पूरी चीजें लिखी होती हैं कि इस मीटिंग में क्या क्या हुआ, आगे क्या क्या स्टेप लेने हैं। तो मिनट्स ऑफ मीटिंग कौन रिकॉर्ड करेगा? पंचायत सेक्रेटरी करेगा, हल्का मजलस में से, ठीक है। और इसने बिल्कुल एक्यूरेट चीजें रिकॉर्ड करनी है। वार्ड मजलिस में कोई रिकॉर्ड करता था? वार्ड मजलिस में कोई भी मिनट्स ऑफ मीटिंग रिकॉर्ड नहीं होती थी। कोरम कितना होगा? इसका कोरम भी 10% होगा, हल्का मजलिस का। हल्का मजलिस मीन्स उस पंचायत के टोटल जितने भी बंदे हैं जो 18 प्लस हैं और रजिस्टर्ड वोटर हैं, वो एटलीस्ट 10% होने चाहिए। मतलब एक पंचायत में 500 लोग हैं अगर, तो 50 होने चाहिए, तभी मीटिंग स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इतना आपको आ गया समझ, टफ तो नहीं लग रहा। चलिए आगे, चैप्टर सेकंड। चैप्टर सेकंड बात करता है हल्का पंचायत की। हल्का पंचायत की, अभी तक हमने क्या बात की? फर्स्ट चैप्टर प्रीलिमिनरी है, जहां डेफिनेशन की बात की। हल्का मीन्स विलेज, हल्का पंचायत मीन्स पंचायत। हल्का मजलिस, सारे के सारे अडल्ट लोग हल्का पंचायत के जो वोट डालने के लिए परमिटेड हैं। वार्ड मजलिस, एक वार्ड के सारे लोग जो वोट डालने के लिए परमिटेड हैं। और हल्का मजलिस, हल्का के मींस पंचायत के सारे 18 प्लस जो वोट डालने के लिए परमिटेड हैं। अब वार्ड में मीटिंग, एक साल में टोटल 4 मीटिंग, कोरम 10%, प्रिजाइड पंच करेगा, पंच एब्सेंट हो तो कोई भी और बंदा जो सब लोग चुनेंगे जिसको। हल्का मजलिस मतलब ग्राम पंचायत की मजलिस, 3C में आता है। ये क्या है? 18 प्लस के सारे लोग जो वोट डालने के लिए परमिटेड हैं। हल्का मजलिस की मीटिंग, 2 मीटिंग एक साल में, एक फर्स्ट क्वार्टर में, एक लास्ट क्वार्टर में। प्रिजाइड कौन करेगा? सरपंच। मिनट्स ऑफ मीटिंग को रिकॉर्ड कौन करेगा? पंचायत सेक्रेटरी या VLW या ग्राम सेवक, ठीक है। वार्ड मजलिस में रिकॉर्डिंग होती थी? नहीं होती थी। कोरम इसका भी 10% है। चलिए आगे, चैप्टर 3 बात करता है हल्का पंचायत की। चैप्टर 3 का सेक्शन 4 ये बात करता है इस्टेब्लिशमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हल्का पंचायत। तो कौन सा सेक्शन बात करता है कि इस्टेब्लिशमेंट और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हल्का पंचायत? तो सेक्शन 4 क्या कहता है? कहता है कि एक हल्का पंचायत होगा हर हल्का के लिए, जिसमें 2 मीटिंग होंगी, ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। एक साल में मिनिमम 2 मीटिंग होगी, और ये फाइनेंशियल ईयर में होंगी। एक फाइनेंशियल ईयर में 2 मीटिंग होगी। फाइनेंशियल ईयर कब स्टार्ट होता है? 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है, 31 मार्च को खत्म होता है। इसको फाइनेंशियल ईयर कहते हैं। हर हल्का जो है वो डिवाइड हुआ होगा कुछ वार्ड में, मिनिमम 7 वार्ड होंगी, मैक्सिमम 11 वार्ड होंगी। इसका मतलब एक हल्का पंचायत में मिनिमम 7 पंच होंगे और मैक्सिमम 11 पंच होंगे। तो वार्ड कितनी होंगी? 7 से 11। पंच कितने होंगे पंचायत में? 7 से 11। हेड ऑफ हल्का पंचायत कौन होगा? सरपंच। सरपंच क्या करेगा? हु विल बी
डायरेक्टली सरपंच को इलेक्ट कौन करेगा? उस हल्का पंचायत के जितने भी हल्का मजलिस हैं, हल्का मजलिस मतलब जितने भी 18 प्लस रजिस्टर्ड वोटर हैं, वो डायरेक्टली वोट करेंगे सरपंच को। याद कर रखना, इसको पंच इलेक्ट नहीं कर रही। पंच को कौन इलेक्ट कर रहा है? जनता डायरेक्टली कर रही है। सरपंच को कौन कर रहा है? जनता डायरेक्टली इलेक्ट कर रही है। ये चीज है हम इस एक्ट में। एक नायब सरपंच होगा, इसको जनता इलेक्ट नहीं करेगी। जो वो 7 से लेके 11 तक पंच होंगे, वो अपने में से एक बंदे को चुन लेंगे, वो होगा नायब सरपंच। ठीक है, हल्का पंचायत का। पंचायत में रिजर्वेशन होती है क्या? यस, क्वेश्चन पूछा जाएगा। 33% रिजर्वेशन या 1/3। 1/3 का मतलब क्या है? 33%। तो पंचायत में 33% रिजर्वेशन होगी। किस किस की? एससीज की कितनी रिजर्वेशन होगी? 33% सीटें। एसटी की कितनी रिजर्वेशन होगी? 33%। और फीमेल की 33%। एससी एसटी तो पॉपुलेशन के बेस पे है। कोई भी सीट जिसमें 50% से प्लस लोग हैं। कौन से लोग? हल्का मजलिस मतलब 18 से प्लस रजिस्टर्ड वोटर 50% से अगर ऊपर हैं तो वो एससी या एसटी डिक्लेयर हो जाएगी। तो वुमेन की कैसी करेंगे? वुमेन की रोटेशन बेस पे होगी। रोटेशन बेस पे कैसे? जैसे सपोज करो एक ब्लॉक है, तो ब्लॉक में लेट अस सपोज 20 पंचायतें हैं। तो 20 पंचायतों में अगर कोई पंचायत नंबर 5 में अगर इस साल फीमेल की सीट रिजर्व थी, तो अगले इलेक्शन में इसमें नहीं होगी, इससे आगे चली जाएगी, जैसे 7 में चली जाएगी। रोटेशन बेसिस पे होगी। एक रोटेशन फार्मूला बता दिया जाएगा, तो रोटेशन बेसिस पे चीजें चलेंगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। 33% रिजर्वेशन है एससीज की, एसटीज की और वुमेन की पंचायत में। टेन्यूर कितना होगा? टर्म कितना होगा? सेक्शन 5 में बात करता है टर्म ऑफ ऑफिस। तो सरपंच 5 साल के लिए, नायब सरपंच 5 साल के लिए, पंच 5 साल के लिए। सेक्शन 6 बात करता है डिस्क्वालिफिकेशन फॉर मेंबर्स। कौन से मेंबर? सरपंच को अगर डिस्क्वालीफाई करना है, या नायब सरपंच को, या पंच को, कैसे करेंगे? ठीक है, कैसे करेंगे? कुछ ग्राउंड्स दिए हैं। अगर पता चलता है कि कोई गवर्नमेंट मुलाजिम बंदा था, वो सरपंच या पंच या नायब सरपंच बना हुआ है, तो उसको हटा दिया जाएगा। पंचायत के इलेक्शन लड़ने के लिए मिनिमम एज 21 ईयर होनी चाहिए। अगर इससे कम एज का कोई पर्सन इलेक्शन लड़ के बना है, तो उसको हटा दिया जाएगा। अगर एससी एसटी की सर्टिफिकेट किसी ने फेक तरीके से बनाई है, तो उसको डिस्क्वालीफाई किया जाता है। सेक्शन 6 में बात करता है। विलेज का चौकीदार अगर कोई इलेक्शन लड़के पंच सरपंच बन गया है, तो वो डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। मतलब चौकीदार नहीं बन सकता, नंबरदार या लंबरदार नहीं बन सकता। कोई डॉक्टर ने डिक्लेयर कर दिया कि फलाने बंदे का दिमाग ठीक नहीं है, तो ये डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। कोई पर्सन, लेट अस सपोज कोई पर्सन था आपके गांव का, श्यामलाल पहले आर्मी में था, तो आर्मी में उसने कोई बदतमीजी वगैरह की, तो वहां उसको डिसमिस कर दिया आर्मी से। तो आके अब वो इलेक्शन लड़ सकता है क्या? वो नहीं लड़ सकता, क्योंकि उसको डिसमिस किया हुआ है गवर्नमेंट सर्विस से, वो नहीं लड़ेगा। ठीक है। उसके बाद कोई ऐसा पर्सन जो बैंक ने डिफाल्टर बना दिया है कि इसने लोन लिया था, तो लोन पे नहीं किया, ये डिफाल्टर है, तो ऐसे पर्सन को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। या पहले तो एलिजिबल ही नहीं है, अगर गलती से बन गए तो डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो क्या पढ़ा हमने? सेक्शन 5 में टर्म ऑफ ऑफिस की बात होती है, पंच सरपंच और नायब सरपंच सब 5 साल के लिए। सेक्शन 6 में डिस्क्वालीफाई कैसे किया जाएगा, ये बातें सारी हमने कर ली। डिस्क्वालीफाई इलेक्शन जो नहीं लड़ सकता, सारी हमने ऊपर हटाने की बात कर दी। डिस्क्वालीफाई मतलब कोई लड़ना चाह रहा है, नॉमिनेशन फॉर्म, नॉमिनेशन भर रहा है कोई, अगर कोई फॉर्म भर रहा है, तो हमें पता चला वो गवर्नमेंट मुलाजिम है, उसका डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। वो 21 साल से कम है, डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। एससी एसटी की सर्टिफिकेट सही नहीं है, तो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। अगर कोई चौकीदार इलेक्शन लड़ रहा है, तो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। नंबरदार डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। दिमागी सही नहीं है, डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। आर्मी या किसी सर्विस से निकाला गया है, तो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। डिफाल्टर है बैंक वगैरह किसी चीज का, तो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। अगर इनमें से कोई जीत के आ गया है, पहले हमने ये गलती नहीं पकड़ी, उसको बाद में रिमूव कैसे करना है, तो रिमूवल की बात की जाती है सेक्शन 7 में। रिमूवल ऑफ सरपंच, नायब सरपंच या हल्का पंचायत का मेंबर। वो कौन होंगे? सरपंच और नायब सरपंच या वार्ड मेंबर होंगे। एक रेजोल्यूशन पास किया जाएगा जिसमें 2/3 मेजोरिटी चाहिए। याद रखना, 66% मेजोरिटी। मतलब अगर एक पंच को रिमूव करना है एक वार्ड से, और उस वार्ड में टोटल 100 लोग हैं जो 100 लोग हैं जो वार्ड मजलिस के हैं। वार्ड मजलिस मतलब जो
वोट देने के काबिल हैं 18 से ऊपर 100 बंदे हैं, तो 66% लोग चाहिए। मतलब इसमें से 66 बोलेंगे इसको हटाओ तो तभी हटाया जाएगा, इतना टफ है हटाना। ठीक है, अगर पंचायत से किसी को हटाना है, एक पंचायत में सपोज करो 1000 लोग हैं, 1000 हल्का मजलस है, मतलब 1000 बंदे हैं 18 प्लस और रजिस्टर्ड वोटर, इस पंचायत के सरपंच को हटाना है तो 66% या 2/3 मेजोरिटी चाहिए। तो 66 कितनी होगी, 66 कितनी होगी, 660। 660 लोगों को वोट करना पड़ेगा इसको हटाने के लिए, तो रिमूवल टफ है। रिमूवल के ग्राउंड क्या क्या है, एनी डिस्क्वालिफिकेशन जो सेक्शन 6 में मेंशन है। सेक्शन 6 में मतलब अगर हमें पता चला है कि कोई गवर्नमेंट मुलाजम जीत के आया है, या किसी की एज 2-4 दिन कम थी, या SC ST फ्रॉड थी, या कोई चौकीदार था, या नंबरदार था, या माइंड सही नहीं है, या गवर्नमेंट सर्वेंट डिसमिस्ड है, तो उसको हमने हटाना है। तो यही तरीका है, 66% वोट उसके खिलाफ जाने चाहिए। या कोई ग्रास मिसकंडक्ट, कोई किसी ने गलत बदतमीजी लड़ाई झगड़ा किया है, या अपनी ड्यूटी अच्छे से नहीं कर रहा, या 3 कंसेक्यूटिव मीटिंग से वो एब्सेंट है। कोई भी ऐसा सरपंच, कोई भी ऐसा सरपंच जो 3 कंसेक्यूटिव मीटिंग से एब्सेंट रहता है, उसको हटा दिया जा सकता है, बट 2/3 मेजोरिटी के साथ। ठीक है, चलिए आगे। सेक्शन 8। सेक्शन 8 बात करता है वैकेंसीज ऑफ हल्का पंचायत। अगर किसी को डिसक्वालीफाई कर दिया, ये ऊपर वाला प्रोसीजर लगा के, या किसी की डेथ हो गई, या किसी ने रिजाइन कर दिया, तो वैकेंसी खाली हो जाएगी। वो फिल कैसे करनी है, सेक्शन 8 बात करता है। सेक्शन 9 बात करता है अपॉइंटमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर। क्या मतलब है इसका, किसी हल्का पंचायत में किसी वजह से पंचायत के इलेक्शन नहीं हो पाए, या किसी वजह से पंचायत को डिसॉल्व कर दिया गया है, तो उस केस में गवर्नमेंट जो होगी वो एक एडमिनिस्ट्रेटर को अपॉइंट करेगी जब तक नेक्स्ट हल्का पंचायत स्टैब्लिश नहीं होता। तब तक एक हल्का पंचायत, इफ इन केस हल्का पंचायत नॉट कॉन्स्टिट्यूटेड बाय एनी रीजन, चाहे वो डिसॉल्व हो गई है, या किसी लड़ाई झगड़ा की वजह से इलेक्शन नहीं हो पाए, या कुछ भी नहीं हो पाया, कोई भी रीजन हो, उस केस में गवर्नमेंट एक एडमिनिस्ट्रेटर को अपॉइंट करेगी, और वो एडमिनिस्ट्रेटर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के रैंक से नीचे नहीं होना चाहिए। एडिशनल मतलब सरपंच का काम कौन करेगा, ये वाला बंदा फिर जो एडमिनिस्ट्रेटर होगा, और ये एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से कम नहीं होना चाहिए। सेक्शन 10 क्या बात करता है, रिम्यूनरेशन टू सरपंच एंड पंच। रिम्यूनरेशन मीन्स जो उनको पैसे मिलेंगे, मंथली कुछ पैसे दिए जाएंगे, कुछ सैलरी दी जाएगी पंचिस को और सरपंचिस को। ये सेक्शन 10 बात करता है। सेक्शन 11 बात करता है अगर सरपंच ने नायब सरपंच ने या पंच ने रिजाइन करना है, तो सेक्शन 11 बात करता है नायब सरपंच ने या नायब सरपंच या पंच, वार्ड में कौन होता है, पंच, इन्होंने रिजाइन करना है तो ये सरपंच को करेंगे। अगर सरपंच ने करना है तो ये सरपंच BDO को करेगा, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर को याद रखना। सरपंच किसको करेगा रिजाइन, BDO को। नायब सरपंच और पंच किसको रिजाइन करेंगे, सरपंच को। सेक्शन 12 बात करता है पावर्स और फंक्शन क्या होंगे हल्का पंचायत के, क्या होंगे उस एरिया के लिए डेवलपमेंट के काम करने, स्ट्रीट लाइट लगवानी, प्लान बनाने, यहाँ नाली की ज़रूरत है, यहाँ ड्रेनेज का इशू है, यहाँ लाइट नहीं है, यहाँ पोल की ज़रूरत है, यहाँ स्ट्रीट लाइट्स की ज़रूरत है, यहाँ टाइलों की ज़रूरत है, इधर वॉशरूम का इशू है। ये सारी जो चीज़ें होंगी ये पावर्स और फंक्शन होंगे हल्का पंचायत के सेक्शन 12 में। सेक्शन 13 बात करेगा प्रॉपर्टी क्या क्या होगी हल्का पंचायत की। उस पंचायत में सपोज करो कोई रोड है तो वो प्रॉपर्टी पंचायत की है। कोई भी सरकारी प्रॉपर्टी जो उस हल्का पंचायत में होगी वो सरकारी पंचायती प्रॉपर्टी हल्का पंचायत की होगी। ठीक है, हल्का पंचायत के फंड के बारे में बात करता है सेक्शन 14, फिर चैप्टर 6। अब यहाँ खत्म हो गए हैं हमारे ब्लॉक विलेज वाले। नेक्स्ट क्या है, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल। ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल क्या, विलेज वाले मैंने ऊपर क्या बताया था आपको कि जो पंचायत के रिलेटेड हैं, पंचायत के रिलेटेड कौन कौन से हैं, पंचायत के रिलेटेड हैं ये वाले इतने। ठीक है, 1A 2 3 4 5 चैप्टर पंचायत के रिलेटेड हैं, और BDC के रिलेटेड हैं 6 से लेकर 10 तक, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के रिलेटेड।
चलिए आगे। तो चैप्टर 6 बात करता है ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल की। सेक्शन 27 और 28 इसके लिए इंपॉर्टेंट है। तो सेक्शन 27 और 28 किसके रिलेटेड है? बीडीसीज के रिलेटेड। एक सेक्शन 27 कहता है एक ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल होगी और उस काउंसिल में एक चेयरपर्सन होगा। एक काउंसिल होगी, एक बॉडी बनेगी, इसको बोलेंगे ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल। इस काउंसिल का हेड कौन होगा? इसका चेयरपर्सन कौन होगा? वो होगा बीडीसी। बीडीसी ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के इलेक्शन होके एक बीडीसी चेयरपर्सन होगा। ये कौन होगा? ये इलेक्शन के द्वारा इलेक्ट किया जाएगा। ठीक है। इस बीडीसी काउंसिल के मेंबर कौन कौन होंगे? एक तो चेयरपर्सन, हम आगे देखेंगे कैसे बनेगा। एक चेयरपर्सन होगा, उस ब्लॉक के जितने भी सरपंच हैं, उस ब्लॉक के जितने भी पंच हैं, एक ब्लॉक में जितनी पंचायत से, पंचायत के बीच में या तो सरपंच है या पंच है। वार्ड में पंच होगा, पंचायत में सरपंच होगा। वो सारे के सारे ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के मेंबर होंगे और उनके ऊपर जो हेड होगा वो एक चेयरपर्सन होगा। यहाँ भी 33% रिजर्वेशन रहेगी फीमेल्स के लिए और SC STs के लिए, चेयरमैन के लिए, चेयरमैन के इलेक्शन के लिए। ठीक है। मतलब जो हमने पहले पंचायत के इलेक्शन करवा दिए। ठीक है। अच्छा, आगे बात करेंगे, वो आगे दिया होगा उसको कैसे इलेक्ट किया जाएगा, ये दिया हुआ। हु विल बी चेयरपर्सन? चेयरपर्सन होगा कौन? सेक्शन 28 बात करता है सरपंच और पंचायत ऑफ एनी हल्का पंचायत, सरपंच या पंचायत, ये गलत लिखा है, सरपंच किसी भी हल्का पंचायत का या कोई पंच, यहां लिखना था सरपंच और पंच। हल्का पंचायत का कोई सरपंच या पंच जो है वो इलेक्शन लड़ेगा और बनेगा बीडीसी चेयरपर्सन। ठीक है। समझ आई नहीं आई? मैं दोबारा बता देता हूँ। ऊपर हमने पहले क्या किया, हमने सारी पंचायतों में इलेक्शन करवाए, हर पंचायत का एक हेड बना दिया जिसका नाम है, जिसको कहते हैं सरपंच। हर पंचायत छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड है जिसको वार्ड कहते हैं और वार्ड के हेड को कहते हैं हम पंच। ये दो बॉडी हो गई। अब ब्लॉक लेवल पे जो सेकंड हमारा टीयर होगा, सेकंड टीयर होगा, मिडिल टीयर होगा, पंचायत समिति जो होगी, ब्लॉक समिति जो होगी, उसकी एक काउंसिल हुआ करेगी। ठीक है। उसमें कुछ मेंबर होंगे। उसके मेंबर कौन होंगे? उस ब्लॉक के जितने भी सरपंच और जितने भी पंच हैं वो उसके मेंबर होंगे, प्लस उनके ऊपर एक चेयरपर्सन होगा। वो चेयरपर्सन इलेक्शन के द्वारा इलेक्ट होगा। वो कौन होगा? जितने भी सरपंच हैं और जितने भी पंच हैं, इनमें से कुछ लोग नॉमिनेट करेंगे कि हमने इलेक्शन में खड़े होके तो बीडीसी चेयरपर्सन बनना है। ठीक है। सपोज करो दो कोई पंच खड़े हो गए, दो सरपंच खड़े हो गए, 4 पर्सन इलेक्शन में खड़े हुए। इनके वोटर कौन होंगे? इनको वोट करने वाली जनता नहीं होगी, इनके इनडायरेक्ट इलेक्शन होंगे। तो ये जो सारे ब्लॉक के सरपंच और पंच हैं, बाकी वाले ये सब वोट देंगे, तो जिसके सबसे ज्यादा वोट होंगे वो बन जाएगा चेयरपर्सन और काउंसिल पूरी हो जाएगी, काउंसिल कंप्लीट हो जाएगी। कौन सी काउंसिल? ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल। ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल में यहाँ बैठेगा चेयरपर्सन जो इन पंच या सरपंच में से इलेक्शन के द्वारा चुना जाएगा। यही लोग वोट डालेंगे। तो अब आपके दिमाग में आता होगा जो भी बना, कोई एक सरपंच बनेगा या एक पंच बनेगा चेयरपर्सन, उसकी सीट खाली हो जाएगी। तो वो जो खाली सीट है वो वैकेंट हो जाएगी, जो वैकेट हो जाएगी वो दोबारा से इलेक्शन से भर दी जाएगी। ठीक है। अब एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, सेक्रेटरी ऑफ बीडीसी, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल का सेक्रेटरी कौन होता है? जैसे अगर पूछा जाए हल्का पंचायत का सेक्रेटरी कौन होता है, तो वो होता है GRS, ग्राम सेवक, पंचायत सेक्रेटरी, VLW, वो सेक्रेटरी होता है पंचायत का। तो ब्लॉक का सेक्रेटरी कौन होगा? ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, BDO, जो JKAS का एग्जाम क्वालिफाई करके आया होगा। ठीक है। ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल होगी, ये काउंसिल है, इसमें पंच हैं सारे इस ब्लॉक के, सरपंच हैं सारे इस ब्लॉक के, और पंच और सरपंच में से एक बंदा खड़ा हो गया है इलेक्शन में, वो बीडीसी चेयरपर्सन बन गया है। ठीक है। चेयरपर्सन कौन है? इन्हीं में से एक चुन के आया है। और इनके ऊपर एक सेक्रेटरी होगा, वो KS ऑफिसर होगा, वो BDO होगा। ठीक है। कंडक्ट ऑफ बिजनेस, ये लोग काम कैसे करेंगे चैप्टर 9 में बात करता है, इसमें डिटेल में नहीं कर रहा। जैसे हमने मीटिंग की बात की, पंचायत में मिनिमम 2 मीटिंग होनी चाहिए एक साल में।
2 ग्राम सभा होनी चाहिए मिनिमम, 4 से 5 होती है नॉर्मल, मिनिमम 2 होनी चाहिए। वार्ड में मैक्स मिनिमम 4 होनी चाहिए। ऐसे ब्लॉक के केस में हर महीने में 1 मीटिंग होनी चाहिए, हर महीने में 1 मीटिंग, साल में 12 मीटिंग। ठीक है। प्रिजाइड कौन करेगा? बीडीसी। मीटिंग को प्रिजाइड कौन करेगा? इलेक्टेड। तो इलेक्टेड बीडीसी चेयरपर्सन है, बीडीओ नहीं है, वो सेक्रेटरी है, वो एग्जाम पास करके गया है। सेक्शन 1440 सेक्शन 40 बात करता है सरपंचिस और सरपंचिस के इलेक्शन हल्का पंचायत में। कौन इलेक्ट करेगा? ये बात हम कर चुके हैं। जो इलेक्टोरेट्स होंगे हल्का पंचायत के सारे 18 सालों से ऊपर वाले लोग, ठीक है, जिसको हमने हल्का मजलिस बोला था। ये सेक्शन 40 बात करता है, याद करना, 40 यहाँ आके बात कर रहा है। 40 कहाँ? इधर ब्लॉक में जाके इलेक्शन ऑफ सरपंच की बात कर रहा है। इलेक्शन ऑफ चेयरपर्सन ऑफ ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल, जो अभी हमने चेयरपर्सन बनाया है, उसके बारे में सेक्शन 41 बात करती है। इसको कौन इलेक्ट करेगा? सरपंच और पंच, सेम ब्लॉक के। होल्डिंग ऑफ इलेक्शन, किसके इलेक्शन? पंचायत के इलेक्शन की बात कर रहे हैं हम। तो कब होंगे? जब 1 महीना अभी पंचायत का टेन्यूर सपोज करो 5 साल है, तो अभी 1 महीना बच रहा होगा तो इलेक्शन कराने पड़ेंगे। या अगर किसी वजह से डिसॉल्व कर दी है पंचायत, तो डिसॉल्व के बाद अगले 6 महीनों के अंदर अंदर हमें दोबारा इलेक्शन करवाने पड़ेंगे। तो अब नेक्स्ट जाते हैं हम थर्ड टियर पे, जो कि क्या है? डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड। डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड सेक्शन 45 बात करता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट एंड डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड। ईच डिस्ट्रिक्ट, हर डिस्ट्रिक्ट में एक डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग और डेवलपमेंट बोर्ड होगा, ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा गवर्नमेंट गैजेट में नोटिफिकेशन करके। तो इस डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट एंड डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड में कौन कौन से मेंबर होंगे? कौन कौन होगा? ये एक डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग और डेवलपमेंट काउंसिल है, तो यहाँ कौन कौन होगा? पुराने की बात कर रहे हैं, अभी हमने बीडीसी के अमेंडमेंट नहीं हुई 2020 में, उससे पहले की बात कर रहे हैं। जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक बोर्ड होगा, उसका नाम क्या होगा? उसका नाम होगा डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड, ठीक है। एक तो होगा उसका चेयरपर्सन ऑफ ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल। जो बीडीसी चेयरपर्सन हमने बीडीसी काउंसिल में चुना है, तो एक तो वो होगा। अब डिस्ट्रिक्ट में एक थोड़ी होगा, जितने भी डिस्ट्रिक्ट के जितने भी ब्लॉक हैं उन सब के चेयरपर्सन होंगे उसके मेंबर। और कौन होगा? और उस एरिया में से कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है अगर, तो लेट अस सपोज जम्मू की बात करते हैं हम, डिस्ट्रिक्ट जम्मू में हम बोर्ड बना रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट जम्मू में हम बना रहे हैं डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड। 2020 से पहले थी ये, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड बना रहे हैं, तो इसमें कौन कौन होंगे? इसमें पहले नंबर पे जो भी जितने भी ब्लॉक हैं, जितने भी जम्मू के अंदर ब्लॉक हैं, उन सब ब्लॉक के जो बीडीसी चेयरपर्सन होंगे वो सारे होंगे। और कौन होगा? और डिस्ट्रिक्ट जम्मू से जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इलेक्ट होके गया है जुगल किशोर, वो होगा। और मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर, जितने भी एमएलए हैं, जितने भी एमएलए, ऑलमोस्ट मुझे लग रहा है 11 एमएलए जम्मू से जीत के गए, तो 11 एमएलए होंगे, एक एमपी होगा। जितने ब्लॉक हैं इसमें, और ब्लॉक के जो बीडीसी चेयरपर्सन है वो सारे मेंबर होंगे। और कौन होगा? और चेयरपर्सन टाउन एरिया कमेटी का जो चेयरपर्सन होगा वो भी इसका मेंबर होगा। म्युनिसिपल काउंसिल का अगर कोई मेंबर है, प्रेसिडेंट है, तो वो भी मेंबर होगा। फिर चेयरपर्सन अमंग मेंबर ऑफ, इसका अपना एक चेयरपर्सन बनेगा, एक वो होगा, एक इसका अपना चेयरपर्सन होगा, और उसके ऊपर होगा एडीडीसी, जो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर। ये चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का काम करेगा। तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन होगा डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड का? एडीडीसी। ये कौन होगा? ये सीनियर केएस ऑफिसर होगा या आईएएस होगा। जैसे राजौरी में आपको पता है थापा साहब थे जिनकी डेथ हो गई ये इंडिया पाक वार में, वो एडीडीसी राजौरी थे, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर राजौरी थे। और जो राजौरी का डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग डेवलपमेंट बोर्ड था, उसके चीफ एग्जीक्यूटिव थे वो। और कौन था उसका मेंबर? वहाँ का जो लोकल एमएलए है वो भी मेंबर होगा। वहाँ से जितने भी वहाँ का लोकल एमपी है जो, वो मेंबर होगा। वहाँ के जितने भी एमएलए जीत के आए हैं वो सारे मेंबर होंगे। और म्युनिसिपल काउंसिल का जो प्रेसिडेंट है वो होगा।
टाउन एरिया कमेटी का अगर कोई चेयरपर्सन है वो होगा। तो ये चीजें होंगी, 2-3 बार इसको पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। चैप्टर 12 बात करता है पंचायती अदालत की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेक्शन कौन सा बात करता है पंचायत अदालत की? तो सेक्शन 48 बात करता है पंचायत अदालत की। पंचायत अदालत में टोटल 5 मेंबर होंगे। कितने मेंबर होंगे? 5 मेंबर होंगे। ये 5 मेंबर कौन नॉमिनेट करेगा? हु शैल बी नॉमिनेटेड बाई प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी आउट ऑफ पैनल। एक पैनल बनाया जाएगा हल्का पंचायत के इलेक्टोरेट के द्वारा। जो 18 प्लस लोग होंगे उनके बीच में से एक पैनल बनाया जाएगा पढ़े लिखे लोगों का। तो वो पढ़े लिखे लोग जो हैं वो बताएंगे, वो पैनल एक बनाएंगे। तो उन पैनल में से 5 बंदे जो हैं वो फाइनल इलेक्ट किए जाएंगे। वो पढ़े लिखे होने चाहिए, उनकी एज 21 साल नहीं 30 साल से ज़्यादा होनी चाहिए। ना तो वो सरपंच होना चाहिए, ना नायब सरपंच होना चाहिए, ना पंच होना चाहिए, ना कोई गवर्नमेंट मुलाजिम होना चाहिए। ये भी 5 साल के लिए होगा और इसका कोरम 3 साल होगा। कोरम कितना होगा? सॉरी, कोरम इसका 3 होगा। तो अभी आपको समझ अगर नहीं आई तो सिंपल सी बात करो कि पंचायत में एक अदालत, एक जुडिशियल बॉडी होगी, एक अदालत टाइप होगी जिसको बोलेंगे पंचायत अदालत। इसमें कितने मेंबर होंगे? इसमें 5 मेंबर होंगे। ठीक है, ये 5 मेंबर कौन इलेक्ट करेंगे? वहां के ही 18 प्लस लोग जो हैं उनका वो एक पैनल बनाएंगे। उनमें से कुछ लोग जो मिलके एक पैनल बनाएंगे, उन पैनल में से ही सिलेक्ट किए जाएंगे 5 बंदे। ठीक है, ये 5 बंदे पढ़े लिखे होने चाहिए, 30 साल की एज होनी चाहिए इनकी, सरपंच पंच कोई गवर्नमेंट मुलाजिम नहीं होना चाहिए। और ये इन्होंने कोई भी डिसीजन लेना है, कोई फैसला लेना है, कोई कचहरी करनी है, कोई किसी को इंसाफ देने की बात करनी है, तो कोरम कितना होना चाहिए? 5 में से कम 3 मेंबर होने चाहिए, तभी बात आगे बढ़ेगी। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं अमेंडमेंट पे। जितने भी अमेंडमेंट हुए हैं जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज 1989 में। ये एक्ट आया कब? 1989 में आया। आने के बाद 7 साल के बाद पहला अमेंडमेंट होता है, इसमें आते हैं पंचायती राज रूल। तो 1996 में इसका पहला अमेंडमेंट होता है जिसमें पंचायती राज रूल की बात होती है। उसके बाद 1999 में एक अमेंडमेंट और होता है जहां पंचायत को पावर दी जाती है कि वो अपना बजट बना सकती है। ठीक है, तो बजट बनाने की पावर कौन से अमेंडमेंट में हुई? 1999 वाले में। पंचायत रूल 1996, 2 हो गए। उसके बाद अमेंडमेंट होता है इसका 2000 में, जहां सेक्रेटरी ऑफ पंचायत हल्का को सेक्रेटरी ऑफ पंचायत हल्का बनाया गया। मतलब एक ग्राम सेवक या VLW या मल्टीपर्पज वर्कर जो होगा ये सेक्रेटरी होगा पंचायत हल्का का, और मिनट्स ऑफ मीटिंग जो ऊपर बात की है वो ये रिकॉर्ड करेगा। तो सेक्रेटरी ऑफ पंचायत हल्का, जो अभी पीछे पंचायत सेक्रेटरी के एग्जाम आप लोगों ने दिए थे, कुछ की सिलेक्शन हुई, कुछ रह गए। तो ये लोग जो थे ये पंचायत हल्का में सेक्रेटरी का काम करते हैं। ये कब आया था? 2000 के अमेंडमेंट में। 2004 में एक अमेंडमेंट होता है, वो BDCs के इलेक्शन की बात करता है। BDC जो ऊपर हमने कौंसिल बोली कि एक BDC की कौंसिल होगी, उसमें एक चेयरपर्सन होगा, और जो चेयरपर्सन होगा वो इनडायरेक्टली सरपंच और पंच में से ही इलेक्ट किया जाएगा, और यही लोग आपस में वोट डाल के करेंगे, जनता नहीं करेगी, डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होगा। तो कब आया BDC? 2004 में। 2006 के अमेंडमेंट में बात हुई डिसक्वालिफिकेशन की। हल्का पंचायत के किसी मेंबर को अगर डिसक्वालीफाई करना है SC/ST के फेक SC/ST पे या फेक डॉक्यूमेंट्स पे, तो 2006 में किया। 2011 में पावर ऑफ इलेक्शन और इलेक्टोरल रोल स्टेट इलेक्शन कमीशन, मतलब ये पंचायत के रिलेटेड वोटर लिस्ट में एंट्री या इलेक्शन कौन कराएगा? स्टेट इलेक्शन कमीशन, 2011। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है मैं आगे बता दूंगा। 14 इंपॉर्टेंट है। 33% रिजर्वेशन SC/ST को कब मिलती है? 2014 में। ये पंच सरपंच BDC सब के लिए। मिनिमम एज देखना, अभी DDC के इलेक्शन नहीं हो रहे, DDC के सबसे पहले इलेक्शन 2020 में आएंगे, अभी हम आगे देखेंगे। ठीक है, मिनिमम एज कितनी होगी? 21 साल इलेक्शन लड़ने की। ये बात भी 2014 में हुई। 2018 में जो ऊपर हमने बात की थी, फर्स्ट A चैप्टर आया जिसमें वार्ड मजलस और हल्का मजलस इंसर्ट किए गए। मिनिमम मेंबर ऑफ पंचायत हल्का कितने होंगे? किसी भी पंचायत हल्का में मिनिमम मेंबर कितने होंगे? पंचायत हल्का वार्ड में डिवाइड है, तो मैंने बताया आपको 7 मिनिमम, मैक्सिमम 11। तो ये 2018 के अमेंडमेंट में आया।
सरपंच को डायरेक्टली जनता इलेक्ट करेगी, ये बात आई। नायब सरपंच इनडायरेक्टली आएगा, ये बात आई 18 में। और डिसक्वालिफिकेशन, अगर 3 कंसेक्यूटिव मीटिंग्स में एब्सेंट रहेगा तो उसको डिसक्वालीफाई भी किया जाएगा, बट 2/3 मेजोरिटी के साथ। ठीक है, 2020 के अमेंडमेंट में क्या हुआ, इसमें आया डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल। याद रखना, बोर्ड नहीं है, बोर्ड पहले था, इनडायरेक्ट था बोर्ड। तो डीडीसी सबसे पहले जब 2018 में बीजेपी ने इलेक्शन करवाए, ठीक है, म्यूनसिपैलिटीज के, आस्ता आस्ता पंचायत के इलेक्शन आए, उसके बाद चीजें आगे बढ़ी, सरपंच पंच बने, फिर कुछ टाइम के बाद बीडीसीज के इलेक्शन करवाए, फिर 2020 में अमेंडमेंट हुआ और डीडीसीज के इलेक्शन करवाए। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल होगा एक हर डिस्ट्रिक्ट में। फर्स्ट टाइम जम्मू एंड कश्मीर में डीडीसी बने हैं। फुली 3 टीयर पंचायती राज सिस्टम जम्मू एंड कश्मीर में 2020 से ही लागू हुआ है। पहले फुली 3 टीयर नहीं था या 3 टायर नहीं था। ठीक है, हर डिस्ट्रिक्ट जो है वो 14 टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड होगी। कैसे, जैसे एक डिस्ट्रिक्ट है, लेट अस सपोज जम्मू डिस्ट्रिक्ट है, तो ये पूरा डिस्ट्रिक्ट है, तो इसकी कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनेगी कितनी, 14। ठीक है, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक बंदा खड़ा होगा जिसको बोलेंगे डीडीसी। तो डीडीसी 1 2 3 4 टोटल कितने डीडीसीज होंगे, 14 डीडीसीज होंगे। इन डीडीसीज के ऊपर एक चेयरपर्सन होगा जो इनमें से ही होगा, और कोई एक इनमें से 2 बंदे सपोज करो खड़े हो जाएंगे, 2 आदमी, तो ये जो पीछे बाकी सारे लोग हैं ये वोट करेंगे, जिसको ज्यादा वोट मिलेंगे वो चेयरपर्सन बन जाएगा। ठीक है, नहीं सॉरी मैंने गलत बोल दिया, हाँ बिल्कुल ऐसा ही बनेगा, ऐसा ही बनेगा, गलत नहीं बोला। वो जो डीडीसीज होंगे वो कैसे बनेंगे, डीडीसीज में एक डिस्ट्रिक्ट जो है वो 14 टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड होगी, तो डीडीसीज चुन के आएंगे। ये जो डीडीसीज होंगे इसको डायरेक्टली जनता चुनेगी, डीडीसीज को जनता चुनेगी, डीडीसीज को हर 18 प्लस का पर्सन चुनेगा जो वोटर लिस्ट में इंटर है, वो डीडीसीज को चुनेगा। तो 18 डीडीसीज चुन के आ गए। अब इन डीडीसीज, ये डीडीसीज जो हैं ये डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के पार्ट होंगे। इनमें से एक चेयरपर्सन होगा, एक चेयरपर्सन होगा, वो चेयरपर्सन ये आपस में चुनेंगे यही लोग, बट ये जो 18 14 के 14 हैं इनको डायरेक्टली जनता चुनेगी। समझ आ गया। अमेंडमेंट 2020 में क्या आया, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल आई, 3 टीयर पंचायती राज सिस्टम फुली इस्टेब्लिश हुआ। डिस्ट्रिक्ट को, हर डिस्ट्रिक्ट को 14 टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड किया जाएगा और हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक डीडीसी बनेगा, जिस डीडीसी को जनता डायरेक्टली इलेक्ट करेगी। ठीक है, और उनके ऊपर जो चेयरपर्सन होगा वो लोग आपस में चुनेंगे एक पर्सन। ठीक है, चेयरपर्सन और वाइस पर्सन जो होंगे वो उन्हीं के बीच में से होंगे और 5 साल इसका भी टेन्योर होगा। तो यहां तक हमने एक्ट को कंप्लीट कर लिया। अब हम देखते हैं इसमें से सेक्शन आपने कौन कौन से याद करने हैं। तो 3A सेक्शन बात कर चुके हैं हम, वार्ड मजलिस। 3C हल्का मजलिस कर चुके हैं ना बात। सेक्शन 4 5 6 7 8 9 ये कंटिन्यू आपने याद कर रखने हैं। उसके बाद 27 28 याद रखना है, 40 41 याद रखना है, 42 याद रखना है, 45 और 48 याद रखना है। कैसे, जैसे सपोज करो सेक्शन 48, सेक्शन 48 क्या करेगा, ये बात करेगा कंपोजिशन ऑफ पंचायत अदालत। एक पंचायत अदालत होगी जिसमें 5 मेंबर होंगे, ये 5 मेंबर पढ़े लिखे होंगे, 30 साल से ऊपर एज होगी, इनका कोरम जो होगा वो 30 मेंबर होगा, 5 साल के लिए होंगे। तो ये सेक्शन 48 का है। सेक्शन 45 क्या बात करता है, पढ़ चुके हैं हम। सेक्शन 45 बात करता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड होगा एज पर दिस एक्ट, जो पहले हुआ करता था। ठीक है, उसके बाद सेक्शन 42 होल्डिंग ऑफ इलेक्शन, कब इलेक्शन होंगे पंचायत के। तो ऐसे ये इतने इंपॉर्टेंट हैं, ये वाले आपने याद रखने। अमेंडमेंट हमने बहुत सारे पढ़े हैं, बट 2000 वाला एक अमेंडमेंट याद रखना है आपने, 2004 वाला, 14 वाला जिसमें SC STs को रिजर्वेशन मिली, 18 वाला और 2020 वाला। सब भूल जाएं तो 14 वाला और 2020 वाला नहीं भूलना चाहिए, DDCs वाला और SC STs रिजर्वेशन वाला। लिमिटेशन है इस एक्ट के कोई, इस एक्ट का कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस नहीं था। क्यों, क्योंकि ये एक एक्ट था जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट का। 73rd अमेंडमेंट जम्मू कश्मीर में एप्लीकेबल नहीं था। ठीक है,
नो इंडिपेंडेंट, कोई इंडिपेंडेंट स्टेट इलेक्शन कमीशन नहीं था इसमें, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट लेवल बॉडीज वर नॉट इलेक्टेड, डिस्ट्रिक्ट में जो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग डेवलपमेंट बोर्ड था ना, तो वो कोई डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं थी। अब डीडीसी है, तो डीडीसी को डायरेक्टली जनता इलेक्ट करती है 2020 के बाद। तो इस वजह से थोड़ा डेमोक्रेटिक जो अकाउंटेबिलिटी थी वो कम होती थी। फाइनेंशियल, पूर फाइनेंशियल डिवोल्यूशन, वीक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी, वीक ही होगी ना, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बड़ी बॉडी है और वो इलेक्टेड ही नहीं है। इलेक्शन डिलेज होते रहे मिलिटेंसी और बाकी चीज़ों की वजह से। 2019 के बाद क्या हुआ, आर्टिकल 370 खत्म हो गया, ठीक है। कब खत्म हुआ, 5 अगस्त को राज्यसभा में पास हुआ बिल। 5 अगस्त को पहले 272 प्रेसिडेंशियल ऑर्डर आता है, 6 अगस्त को 273 प्रेसिडेंशियल ऑर्डर आता है, ये चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। फिर 6 अगस्त को लोकसभा में पास होता है, 9 अगस्त को पार्लियामेंट से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का असेंट मिलता है। तो ये चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। 370 खत्म हो जाता है। जम्मू कश्मीर 2 पार्ट में डिवाइड होता है, जम्मू एंड कश्मीर एक यूटी विद लेजिस्लेचर और लद्दाख विदाउट लेजिस्लेचर, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट हमने डिटेल में पढ़ा है। कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस क्या आती हैं इसमें, अब 73 और 74 एक्ट को पूरे तरीके से एप्लीकेबल बना दिया जाता है। तो इस टाइम, आज के टाइम में इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन फुली एप्लीकेबल है जम्मू एंड कश्मीर में। इसका मतलब 73 जो पंचायत के लिए है, 74 म्यूनसिपलिटी के लिए है, कब का है, 1992 का, ये फुली एप्लीकेबल है आज। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एंड अर्बन लोकल बॉडीज को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिल जाता है 2019 के बाद। गवर्नमेंट स्ट्रक्चर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट क्या था, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट स्ट्रक्चर जो हम आप ऊपर बात कर चुके हैं, क्या था। अब क्या होगा, आपकी बात कर रहे हैं 370 के बाद। पहले वो था ना हल्का मजलिस, वो चीज़ें, उनमें आपको टेंशन हो रही है। अब सिंपल है, रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है जिसको पंचायती राज कहते हैं। 3 टियर सिस्टम है, 73rd अमेंडमेंट में जो दिया है, 73rd अमेंडमेंट ने ही 33% रिजर्वेशन दी थी, याद रहना रखना, ठीक है। इंडिया में ग्राम पंचायत होगी विलेज लेवल पे, जिसको हम हल्का पंचायत कहते हैं। इसमें डायरेक्टली जनता इलेक्ट करेगी। ये सैनिटेशन का काम करेंगे, वाटर सप्लाई का काम करेंगे, वेलफेयर के प्रोग्राम करेंगे सारे। उसके बाद बीडीसीज होगा, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल होगी ब्लॉक लेवल पे। इंटरमीडिएट पूछा जाए, इंटरमीडिएट लेवल कौन सा होगा, तो सेंटर वाला पंचायत समिति, ब्लॉक समिति, इसी को कहते हैं, जिसमें एक चेयरपर्सन होगा, ठीक है। और इलेक्शन फर्स्ट टाइम इसके हुए थे कब, 2019 में। बड़े टाइम के बाद इलेक्शन हुए थे 2019 में, आपको पता है। डीडीसीज ये 3rd टियर होगा, 2020 के बाद बना जम्मू कश्मीर में। 14 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड होगा। मेंबर को जनता इलेक्ट करेगी, याद करना। सरपंच को जनता डायरेक्टली इलेक्ट करती है, पंच को जनता डायरेक्टली इलेक्ट करती है, नायब सरपंच को पंच इलेक्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद बीडीसीज को जनता डायरेक्टली इलेक्ट नहीं करती, याद करना, बीडीसीज को नहीं करती, डीडीसीज को करेगी। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के जो 14 मेंबर होंगे हर डिस्ट्रिक्ट में, उसको जनता डायरेक्टली करेगी। उनके ऊपर एक चेयरपर्सन होगा, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट चेयरपर्सन, जो ये लोग आपस में करेंगे। ये एक बहुत बड़ा स्टेप था, ठीक है। अर्लियर इससे पहले क्या होता था, जो हमने ऊपर पढ़ा है, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड हुआ करते थे जिसमें इलेक्टेड नहीं थे, ठीक है। डीडीसीज फंक्शन एज डिफेक्टो जिला परिषद का काम करेंगे। ऑटोमेटिकली यही लोग होंगे जो जिला परिषद का काम करेंगे। अर्बन लोकल बॉडीज या अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इस एक्ट के तहत आई, क्या कहते हैं, 370 के बाद। जहां म्यूनसिपलिटीज होंगी, म्यूनसिपल काउंसिल्स होंगी। स्मॉलर टाउन्स के लिए क्या होगा, म्यूनसिपल कमेटी और काउंसिल्स। बड़े टाउन्स के लिए क्या होगा, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन होंगे। 2018 में फर्स्ट टाइम 13 साल के बाद इलेक्शन हुए थे म्यूनसिपल कमेटी के और काउंसिल्स के, याद रखना, पूछा जाता है कि म्यूनसिपल कमेटीज एंड काउंसिल के इलेक्शन कब हुए थे फर्स्ट टाइम जम्मू कश्मीर में, तो 13 सालों के बाद हुए, 2018 में हुए, 13 साल के गैप के बाद। म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन बड़े एरिया का, जैसे जम्मू का अलग से जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन होगा जेएमसी, श्रीनगर का अलग से श्रीनगर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन होगा जो बड़े एरिया के लिए। लार्ज अर्बन एरियाज के लिए म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन होते हैं और छोटे एरियाज के लिए म्यूनसिपल काउंसिल या कमेटीज। कौन से, अर्बन एरियाज की बात कर रहे हैं। इसको कौन गवर्न करेगा, जम्मू एंड कश्मीर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट 74th अमेंडमेंट वाला, ठीक है। जिसमें मेयर होते हैं, डिप्टी मेयर होते हैं, इलेक्टेड वार्ड मेंबर होते हैं, ये होते हैं, आपको पता है। की रिफॉर्म क्या हुए 2019 के बाद,
पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एंड अर्बन लोकल बॉडीज रिसीव्ड फंड फ्रॉम डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट से फंड मिलने लगे, पहले फंड्स की कमी थी। एलोकेशन अंडर 14th एंड 15th फाइनेंस कमीशन, ये पूछा जाएगा, 14th एंड 15th फाइनेंस कमीशन। कैपेसिटी बिल्डिंग में पीआरआई की पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के जो 5 सरपंच होते हैं उनकी ट्रेनिंग्स होने लगी, ट्रेनिंग प्रोग्राम हुए। ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी, ऑनलाइन पोर्टल फॉर ई गवर्नेंस, फंड यूटिलाइजेशन, सर्विस डिलीवरी, वुमेन्स को एम्पावरमेंट मिली, 33% रिजर्वेशन मिल गया सबको। ठीक है, थोड़ा कंपेरेटिव चार्ट देख लेते हैं 2019 से पहले और बाद। 2019 से पहले 73rd और 74th अमेंडमेंट 1992 वाले एप्लीकेबल नहीं थे, कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग नहीं थी। अब 73rd और 74th अमेंडमेंट फुली एप्लीकेबल है जम्मू एंड कश्मीर में। पहले 2 टियर सिस्टम था जम्मू एंड कश्मीर में, विलेज और ब्लॉक, अब फुली 3 टियर सिस्टम है, क्योंकि 3rd टियर जो था डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड, वो जनता इलेक्ट नहीं करती थी। अब उसकी जगह बीडीसीज है, ब्लॉक डेवलपमेंट डीडीसीज है, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल, जिसको जनता इलेक्ट करती है। डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग स्टेट अपॉइंट करती थी, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग डेवलपमेंट बोर्ड, तो मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल पर प्लानिंग होती थी, ये लोग करते थे। अब डायरेक्टली इलेक्टेड करती है, जो काउंसिल जनता इलेक्ट करती है, जिसको वो करती है प्लानिंग डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। इलेक्शन इरेगुलर थे, डिलेड होते थे, तो अब कह रहे हैं रेगुलर, बट एक ही बार हुए हैं, आगे देखते हैं होते हैं या नहीं। अर्बन गवर्नेंस वीक थी पहले, क्योंकि इलेक्शन ही नहीं होते थे, अब मजबूत करने की कोशिश की है, इलेक्शन हुए हैं, बोल रहे हैं आगे भी होंगे। फाइनेंशियल पावर की कमी थी, अब कोई कमी नहीं है, सेंटर से फंडिंग आती है। तो ये था हमारा लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं जो एग्जाम में पूछे जाएंगे और आपका और थोड़ा पक्का हो जाएगा ये टॉपिक। विच अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस पंचायती राज इन जम्मू एंड कश्मीर? तो जम्मू एंड कश्मीर में पंचायती राज सबसे पहले आया था, जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज एक्ट 1989, जिसको हमने डिटेल में पढ़ा है। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो था वो पहले जम्मू एंड कश्मीर में एप्लीकेबल नहीं था, 2019 के बाद वो एप्लीकेबल है। फर्स्ट पंचायत के इलेक्शन जम्मू एंड कश्मीर में कब हुए थे? तो 1989 में हमारा एक्ट तो आया, बट इलेक्शन 2001 में आए थे, याद रखना, नहीं हो पाए थे, वो भी पूरे स्टेट में नहीं हुए, बट फर्स्ट टाइम 2001 में आए थे। एक्ट तो आ गया था, इलेक्शन 2001 में आए थे, याद रखना। हाईएस्ट लेवल पंचायती राज इन जम्मू एंड कश्मीर में जो था आज के टाइम में क्या है? डीडीसी है, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल, सबसे नीचे पंचायत, फिर ब्लॉक, फिर डिस्ट्रिक्ट। बीडीसीज या पंचायत समिति सेकंड नंबर पे, डीडीसीज हाईएस्ट लेवल पे, तो नीचे ग्राम पंचायत या हल्का पंचायत। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल आर देयर इन जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू एंड कश्मीर में टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं? 20 हैं, तो हर डिस्ट्रिक्ट के लिए एक डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल होगा, तो 20 डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल है। कम से कम 21 साल एज होनी चाहिए इलेक्शन लड़ने के लिए पंचायत का। ठीक है, विच लॉ गवर्न पंचायती राज एक्ट इन जम्मू एंड कश्मीर पोस्ट रीऑर्गेनाइजेशन? तो पोस्ट रीऑर्गेनाइजेशन के बाद मींस जम्मू एंड कश्मीर जब यूटी बना उसके बाद क्या होगा, कौन सा एक्ट होगा? विच लॉ गवर्न्स पंचायती राज। उसके बाद भी ये एक्ट जो था 1989 का, इसको अमेंड किया गया था, 2020 में, और उसी में डीडीसीज को लाया, तो याद रखना कौन से एक्ट के थ्रू आज भी चलता है? जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज एक्ट 1989 अमेंडेड इन 2020। ठीक है, हेड ऑफ ग्राम पंचायत कौन होगा? सरपंच होगा। डीडीसीज काउंसिल का टेन्यूर 5 साल, सरपंच का, पंच का, बीडीसीज का, सबका 5 साल, असेंबली का 5 साल, सबका 5 साल है। आप ठीक है, पंचायत के इलेक्शन कौन करवाता है? पंचायत हो, म्युनिसिपैलिटी हो, स्टेट इलेक्शन कमीशन करवाता है, बाकी सब इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। कौन सी नई बॉडी बनाई गई? डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल। ठीक है, अर्बन लोकल बॉडीज क्या जम्मू एंड कश्मीर में है? यस। व्हेन वाज लास्ट अर्बन लोकल इलेक्शन? कब हुए? 2018 में, याद कर रखना, मैंने जो ऊपर अभी बताया था 2018 में हुए थे, 13 साल के गैप के बाद। विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गवर्न अर्बन लोकल बॉडीज? तो अर्बन लोकल बॉडीज के लिए कौन सा है? 9A पार्ट, याद रखना, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हुआ था, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 9 में पंचायती राज है और 9A में है म्युनिसिपलिटी या म्युनिसिपल मीन्स अर्बन लोकल बॉडीज। अर्बन लोकल बॉडीज 9A में, तो 9 में पंचायती राज। टेन्यूर कितना होगा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का? इनका भी 5 साल होगा।
लार्जेस्ट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन श्रीनगर है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है। जम्मू एंड कश्मीर में 2 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है बड़े, एक जेएमसी जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, एक श्रीनगर, तो श्रीनगर वाला बड़ा है। फर्स्ट म्युनिसिपल कमेटी जम्मू एंड कश्मीर में कब बनाई गई थी? तो 1886 में बनाई गई थी जम्मू में, याद रखना, श्रीनगर में नहीं। डज लद्दाख हैव पंचायती राज? नहीं, उसमें अपना है, हिल डेवलपमेंट काउंसिल है, हिल डेवलपमेंट काउंसिल है लद्दाख का अपना, ठीक है, पंचायती राज नहीं है। हाँ, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल को का चेयरपर्सन कौन होता है, हेड कौन होता है? तो एक चेयरपर्सन होता है जो सरपंच और पंच मिल के इलेक्ट करते हैं, जो हमने ऊपर बात की है। व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ पंचायत इन जम्मू एंड कश्मीर पोस्ट 2019? तो उसमें इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन फुली एप्लीकेबल है। फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया, लॉर्ड रिपन। पंचायती राज इंडिया में सबसे पहले कब आया? तो 1959 में आया था। किस स्टेट में आया? राजस्थान में आया था। कौन से डिस्ट्रिक्ट में? नागौर डिस्ट्रिक्ट में, याद रखना, 1959 राजस्थान नागौर डिस्ट्रिक्ट। पंचायती राज के लिए जो अमेंडमेंट है 73rd पंचायती राज के लिए, 74th म्यूनिसिपैलिटीज के लिए, और इसका ईयर 1992। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है आर्टिकल्स के रिलेटेड, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ बात हुई है? तो सबसे पहले आर्टिकल 40, आर्टिकल 40, आर्टिकल 40 क्या है? डीपीएसपी में आता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज में। आर्टिकल 40 बात करता है कि आने वाले टाइम में हम ऑर्गेनाइज करेंगे पंचायत्स की, उनको पावर देंगे लोकल डेवलपमेंट के लिए, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात कौन सा आर्टिकल करता है? आर्टिकल 40। उसके बाद 73rd और 74th अमेंडमेंट आए, वहां पंचायती राज की बात की। तो 73rd अमेंडमेंट बात करता है पंचायती राज की, आर्टिकल 243 से लेके 243 ओ, मींस 243 ए, 243 बी, 243 सी करते करते 243 ओ तक हैं, जो पंचायती राज की बात करते हैं, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात करते हैं। एज 21 साल, ठीक है। 3 टीयर कौन कौन से होंगे? विलेज लेवल, ब्लॉक लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल। विलेज लेवल पे क्या बोलेंगे इसको? हल्का पंचायत या पंचायत, सरपंच इसका हेड होगा। ब्लॉक वाले को ब्लॉक समिति या पंचायत समिति इसमें, या इसको ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल्स होंगी, और जिसका हेड कौन होगा? बीडीसी चेयरपर्सन। तो पहले डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग डेवलपमेंट बोर्ड था, वो थर्ड टीयर नहीं था फुली, क्योंकि इलेक्टेड बोर्ड नहीं था। अब डीडीसी है, पूरी डिस्ट्रिक्ट को 14 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड किया जाएगा, जिसमें 14 डीडीसीज होंगे, उनके ऊपर एक चेयरपर्सन होगा। तो डीडीसीज को 14 डीडीसीज को जनता इलेक्ट करेगी, और उनका जो प्रेसिडेंट होगा वो उन्हीं 14 में से होगा, जो चेयरपर्सन होगा, ठीक है। लार्जेस्ट पंचायत पूरे इंडिया में सबसे बड़ी कौन सी है? तो ये गामर पंचायत है, उत्तर प्रदेश में है ये, और एरिया के हिसाब से गामर पंचायत उत्तर प्रदेश में, ये गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है, एरिया के हिसाब से। तो अगर बात की जाए पॉपुलेशन के हिसाब से, तो वो रियोतीपुर है, रियोतीपुर भी गाजीपुर में है। तो 2 पंचायत याद रखनी है आपको, कौन कौन सी? एरिया के हिसाब से सबसे बड़ी पंचायत कौन सी है? गामर पंचायत। पॉपुलेशन के हिसाब से रियोतीपुर पंचायत कहाँ है? ये गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट में। गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ, सबको पता है। हु प्रिपेयर प्लान्स फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन पंचायती राज? तो पंचायती राज में कौन करता है? ग्राम सभा, सबसे छोटे लेवल पे। टेन्यूर कितना होगा? 5 साल। पार्ट कौन सा है पंचायत के लिए? पार्ट 9 है, याद रखना, पंचायत के लिए पार्ट 9 और आर्टिकल 40 डीपीएसपी में बात होती है सबसे पहले। तो 9A म्यूनिसिपलिटीज के लिए। अमेंडमेंट 73rd 74th फॉर पंचायती राज, 74th फॉर म्यूनिसिपलिटीज। और क्या है? 2 शेड्यूल भी हैं हमारे पंचायती राज और म्यूनिसिपलिटीज के लिए, याद रखेंगे कौन से? PM, पहले P आता है फिर M। P 11 नंबर का 11th शेड्यूल पंचायती राज, और 12th शेड्यूल म्यूनिसिपलिटीज। 10th शेड्यूल एंटी डिफेक्शन लॉ, याद करो जरा, याद आया? ठीक है। ग्राम सभा में मिनिमम 2 मीटिंग्स होंगी, एग्जाम में पूछा जाएगा। ग्राम सभा में मिनिमम कितनी मीटिंग्स होंगी साल में? 2। और वार्ड में कितनी होंगी? 4। वार्ड की मीटिंग इंपॉर्टेंट नहीं होती, रिकॉर्ड नहीं होती। कौन सी कमेटी ने 3 टीयर सिस्टम रिकमेंड किया था? बलवंत मेहता कमेटी। SC/ST रिजर्वेशन की बात कौन सा आर्टिकल करता है? तो 243 का डी सेक्शन, 243D। 100% ई पंचायत कवरेज कहाँ है? केरला में, 100% ई, ठीक है। कुछ MCQs देख लेते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाएंगे। फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया, लॉर्ड रिपन।
विच ईयर डिड लॉर्ड रिपन इंट्रोड्यूस सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया? तो हमें याद है 1882 में हमने बात की थी और 1886 में इसका एक्शन जम्मू एंड कश्मीर में लिखा गया था। 1882। कॉन्स्टिट्यूशन में पंचायती राज कहाँ है? तो कॉन्स्टिट्यूशन में पंचायती राज कौन से पार्ट में है? तो 9th पार्ट में पंचायती राज है, 9th ए में म्यूनिसिपलिटी है। कौन सा अमेंडमेंट पंचायती राज के लिए है? तो 73rd पंचायती राज के लिए और म्यूनिसिपलिटीज के लिए 74th, दोनों 1992 के हैं। टेन्योर कितना होता है? 5 साल। ग्राम सभा के लिए कौन सा आर्टिकल है? तो 243A बात करता है ग्राम सभा की। व्हेन वाज 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास? तो अभी बात की 73rd हो, 74th हो, 1992। ठीक है, 1993 नहीं है, याद करना। फर्स्ट सबसे पहले पंचायती राज इंडिया में कहाँ स्टार्ट हुआ था? राजस्थान में। कब हुआ था? 1959 में। राजस्थान में 1959 में। कौन सी कमेटी थी? बलवंत राय मेहता कमेटी। 3 टियर सिस्टम रिकमेंड किया था, विलेज लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। ठीक है, और क्या याद रखना है? यहाँ से नागौर डिस्ट्रिक्ट था राजस्थान का। 3 टियर पंचायती राज स्ट्रक्चर वाज रिकमेंडेड बाय बलवंत राय मेहता कमेटी। बलवंत राय मेहता कमेटी। विच टियर इज लोवेस्ट? तो लोवेस्ट होगा ग्राम पंचायत, हाईएस्ट होगा जिला परिषद, पंचायत समिति होगा, पंचायत समिति मीन्स ब्लॉक, ये होगा इंटरमीडिएट। 3 लेवल ऑफ पंचायत राज आर ग्राम सभा, ब्लॉक समिति, जिला परिषद। आर्टिकल जो रिजर्वेशन ऑफ वुमेन्स की बात करता है तो 243D। विच बॉडी कंडक्ट्स पंचायती राज इलेक्शन? तो स्टेट इलेक्शन कमीशन, याद रखना, स्टेट इलेक्शन कमीशन। एमएलएज के, एमपीज के कौन करता है? ECI, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। विच लेवल ऑफ पंचायती राज प्रिपेयर डेवलपमेंट प्लान? तो डेवलपमेंट प्लान बनाता है डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी। 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट म्यूनिसिपैलिटीज के रिलेटेड है। कौन सा आर्टिकल स्टेट फाइनेंस कमीशन की बात करता है? तो ये है 243I। 243I, 243 से लेके 243O सब पंचायत के रिलेटेड है, पंचायती राज के रिलेटेड। विच पंचायत लेवल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पब्लिक हेल्थ एट विलेज लेवल? तो ग्राम पंचायत। एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन जिला परिषद का कौन होगा? तो कलेक्टर होगा, डीसी। डीसी ऑटोमेटिकली चेयरपर्सन होगा, एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन। तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन होगा? एडीडीसी। ठीक है, तो इलेक्टेड कौन सा होगा? डीडीसी चेयरपर्सन, जो उन 14 में से एक चेयरपर्सन चुना जाएगा। कौन सी कमेटी ने 2 टियर पंचायती राज की बात की थी? तो ये थी अशोक मेहता कमेटी। 2 टियर की बात की थी, 2 की। कौन कौन से? अशोक मेहता कमेटी प्रपोज 2 टियर पंचायती राज सिस्टम। इसने बोला 3 नहीं होना चाहिए, 2 होना चाहिए। कौन कौन सा? 2 बताए इसने। एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होगा तो एक नीचे होगा। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होगा उसको बोलेंगे जिला परिषद डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, और दूसरा होगा मंडल पंचायत। तो मंडल पंचायत क्या होगा? ये ग्रुप ऑफ विलेजेस होंगे। तो ब्लॉक को मतलब छोटा बना दिया, ब्लॉक से इसको छोटा कर दिया, विलेज से बड़ा करा दिया। तो मंडल पंचायत क्या है? इसमें काफी सारे विलेजेस हैं। तो 2 टियर में क्या है? डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिला परिषद और जो नीचे होगा वो मंडल पंचायत है। विच ईयर वाज फर्स्ट म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इंडिया में? लॉर्ड रिपन ने पहले लाया 1882 में एक्ट, उसके बाद 1887 में मद्रास म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन बना था, याद रखना। 1687 में फर्स्ट म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन बना था, रिपन से पहले की बात हो रही है। 1687 में फर्स्ट म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन बनता है इन इंडिया, मद्रास, ब्रिटिश रूल के टाइम में। चेन्नई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, या उसको बोला जाने लगा कॉर्पोरेशन ऑफ चेन्नई या कॉर्पोरेशन ऑफ मद्रास। ठीक है, कौन सा आर्टिकल स्टेट इलेक्शन कमीशन की बात करता है? 243K। पंचायती राज इज मेंशन इन विच लिस्ट? तो ये स्टेट लिस्ट में होता है, याद रखना, स्टेट लिस्ट में, कंकरेंट में नहीं, यूनियन में नहीं, स्टेट लिस्ट में। 33% रिकमेंडेशन किसने दी थी फीमेल्स की? तो ये कोई कमेटी नहीं थी एग्जैक्ट। इसमें क्या याद रखना है आपने? इसका आंसर नन ऑफ दीज है। एक कमेटी थी, BR मेहता तो बता दिया आपको, 3 टियर सिस्टम। अशोक मेहता 2 टियर सिस्टम। एक कमेटी थी थुनगन कमेटी। थुनगन कमेटी और गडगिल कमेटी क्या थी? थुनगन कमेटी और गडगिल कमेटी थी। इन्होंने रिकमेंड की थी कि फीमेल्स के लिए रिजर्वेशन होनी चाहिए पंचायती राज में, और इनकी रिकमेंडेशन के बेस पे और भी कमेटीज ने बोला, और फाइनली 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 वाला, जिसमें 1/3 33% रिजर्वेशन दे दी फीमेल्स को। ठीक है, हु डिसाइड रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन पंचायत?
तो स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करती है, याद रखना, स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट इलेक्शन कमीशन। अपेक्स बॉडी कौन सी होगी 3 टियर पंचायती राज में? तो अपेक्स मतलब सबसे बड़ी, जिला परिषद, सबसे छोटी ग्राम पंचायत। पंचायती राज इज बेस्ड अपॉन विच प्रिंसिपल? तो यहाँ पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी होती है, पार्टिसिपेटरी, जनता वोट डालती है 18 साल से ऊपर वाले। ग्राम सभा में क्या होता है? सारे के सारे वोटर्स होते हैं, ऑल वोटर्स इन विलेज, रजिस्टर्ड वोटर। मेयर किसका हेड होता है? तो मेयर हमें पता है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का हेड जो होता है वो मेयर होता है। तो यहाँ हमारे 2 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, एक हेड जम्मू में मेयर होगा, एक कश्मीर में होगा। अच्छा, विच लेवल इम्प्लीमेंट, नरेगा लाया था ना, नरेगा, कांग्रेस गवर्नमेंट ने। नरेगा क्या है? नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ये किस लेवल पे इम्प्लीमेंट किया जाता है? तो ये किया जाता है ग्राम लेवल पे, गांव पे किया जाता है। याद रखना क्या है ये, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, एक एक्ट लाया था, जिसको बाद में नाम बदल के महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट या मनरेगा बोला जाने लगा। ये 2005 में आया था। तो यहाँ से क्या क्या सवाल पूछा जाएगा? ये एक एक्ट आया था रोजगार के लिए। ये कितने दिनों का रोजगार देता है? लीगल 100 दिन का रोजगार देता है हर पर्सन को। कौन सा हर पर्सन? अनस्किल वर्कर, जिसके पास स्किल नहीं है। ठीक है, इसको रजिस्टर कराना पड़ता है और रजिस्ट्रेशन के 15 दिनों के अंदर अंदर काम देती है सरकार। अगर 15 दिनों में ना दे पाए तो अलाउंसेस देने पड़ते हैं। तो मैं सिर्फ क्वेश्चन बता रहा हूँ एग्जाम के लिए आपको। नरेगा की फुल फॉर्म, नेशनल, पहला क्वेश्चन, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, नरेगा की फुल फॉर्म। बाद में नाम चेंज करके इसका हो गया महात्मा गांधी, महात्मा गांधी, बाकी सेम रहा, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, मनरेगा कहते हैं। कब आया था? 2005 में। कितने दिन की रोजगार गारंटी देता है? 100 दिन की। किसको? अनस्किल्ड वर्कर को, अनस्किल्ड जो हाथ से काम करते हैं। कौन सा एक्ट राइट टू वर्क की बात करता है? तो राइट टू वर्क मेल और फीमेल दोनों के लिए है, नरेगा है। कितने दिन के अंदर अंदर रोजगार देंगे? 15 दिन के अंदर अंदर। ठीक है, म्यूनसिपलिटीज मैंने बता दिया 11A, 9A, सॉरी 9A, 9A में म्यूनसिपलिटी, 9 में, पार्ट 9 में पंचायत, 9A में म्यूनसिपलिटी, शेड्यूल 11 में पंचायत, शेड्यूल 12 में म्यूनसिपलिटी। पार्ट 9 एंड 9A इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पंचायती मीन्स लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, रूरल एरियाज में, और म्यूनसिपलिटीज अर्बन एरिया की बात करता है। 73rd और 74th अमेंडमेंट 1992 के द्वारा ये डाले गए थे। हेड ऑफ म्यूनसिपल काउंसिल का कौन होगा? तो याद रखना, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का हेड होगा मेयर और काउंसिल का हेड होगा चेयरपर्सन। अर्बन लोकल बॉडीज वाज फर्स्ट रिकमेंडेड बाय, तो किसने रिकमेंड की थी अर्बन में? कौन करेगा भाई अर्बन में की बात? तो रिपन करेगा ना। ठीक है, लॉर्ड रिपन जो था उसने अर्बन लोकल बॉडीज की बात की थी, इसीलिए फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहा जाता है। 1882 में बात की थी। म्यूनसिपलिटीज को ये एम्पावर करना चाहता था। इससे पहले मद्रास में चीजें आई थी। म्यूनसिपल गवर्नेंस इन इंडिया वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस, कब हुई थी? कहाँ हुई थी? मद्रास में सबसे पहले। हु सुपरवाइज फंक्शनिंग ऑफ ग्राम पंचायत? तो बीडीओ करता है, केएस ऑफिसर, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। कंसेप्ट ऑफ डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन को पॉपुलराइज करने में गांधी का रोल था। याद करो वो जो किस पे फोकस करते थे? रूरल इंडस्ट्रीज पे। पंचायती राज फंड्स आर शेयर्ड बाय, पंचायती राज में शेयर सेंट्रल गवर्नमेंट भी देती है, स्टेट भी देती है, लोकल सब देते हैं। ठीक है, तो ये था आज का लेक्चर। कैसा लगा यार कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अभी है क्वेश्चन, हु इज द हेड ऑफ ग्राम पंचायत? ग्राम पंचायत का हेड सरपंच होता है। फर्स्ट म्यूनसिपलिटी इन इंडिया, मद्रास, बात कर चुके हैं। विच लेवल प्रिपेयर प्लान फॉर स्मॉलर लोकल नीड्स? ग्राम पंचायत। टैक्स इम्पोज्ड बाय ग्राम पंचायत इंक्लूड, सारे टैक्स होते हैं। मिनिमम नंबर मीटिंग 2 होती है। ठीक है, कोरम कितना होता है ग्राम सभा में? ग्राम सभा में 10%, वार्ड में 10%, इसमें अपना असेंबली में 10%, बट पंचायत की अदालत में 5 में से 3 मेंबर। ठीक है, ये था आज का लेक्चर। कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच।